Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS पायल पोपली एंड जैसे कि आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, तीनों देवियों की तस्वीर है। ये हैं कॉमर्स की तीन देवियां मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे, जिन्होंने अपने अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस बना दी हैं। अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई भी टॉपिक में कोई डाउट है, जाके फट से वीडियोज देखो, अपने डाउट्स क्लियर करो और एंजॉय करो। चलो अब मैं बता देती हूँ कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज कंट्रोलिंग चैप्टर, मतलब चैप्टर नंबर 8 जो आपका है, उसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन। देखो, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने कंट्रोलिंग चैप्टर का ही वन शॉट रिवीजन बनाया था। आई होप आप देख चुके हो, नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ सीक्वेंस स्टूडेंट से किस तरीके से कि सबसे पहले आप देखें जो इंडिविजुअल वीडियोस मैंने आपके लिए बनाई हुई हैं चैनल पे टॉपिक वाइज, जिसमें मैंने हर एक टॉपिक को एलैबोरेटिव वे में समझाया है वो। उसके बाद यू आर डन विद दिस, तो वन शॉट रिविजन्स, क्योंकि इसमें मैं बिल्कुल हल्के में क्रिस्प में पूरा का पूरा चैप्टर समझा देती हूँ। फर्स्ट से कंट्रोलिंग 1.5-2 घंटे का चैप्टर हो गया था पूरा का पूरा। एंड उसके बाद आप देखिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट से क्लियर, मतलब आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, आपका वन शॉट रिवीजन आपने देख लिया है तो आपको सब कुछ रिवाइज हो गया है, तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपसे ऐसे बनेंगे। और यही चीज़ अगर आप ये नहीं करोगे, डायरेक्ट ये वाली वीडियो देखोगे ना, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। यू विल बी लाइक, अरे इसका क्या आंसर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये वो। इसलिए ये सीक्वेंस फॉलो करो। एंड लास्ट में मैं आप लोगों के लिए बनाने वाली हूँ माइंड मैप्स। आई होप अभी तक आप वेल वर्स हो चुके होंगे इस कॉन्सेप्ट से, जिसमें मैं 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ कीवर्ड्स के साथ। मतलब हर एक टॉपिक के कीवर्ड्स आपको बताती हूँ, कहाँ से कैसे क्वेश्चन पिक हो सकता है। तो वो लास्ट में आएगा पेपर से पहले, तब तक आपको ये सब फिनिश करके रखना है, ठीक है। सो एनसीईआरटी वाले जब क्वेश्चन देते हैं तो वो 3 फॉर्मेट में देते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं या तो आप सिंगल वर्ड, सिंगल फ्रेज या फिर सिंगल लाइन में आंसर करें, मतलब टू द पॉइंट हो आपका आंसर, कि किसी को बकर नहीं पड़नी है। यहाँ पे सबको चाहिए बस जो पूछा है वही बताओ। कभी कभी होता है ना कि टीचर आपसे पूछते हैं होमवर्क करके आए हो, और आप शुरू हो जाते हो, मैम वो कल क्या था ना कि मेरे घर पे ना वो मेहमान आए थे, और टीचर इरिटेट हो जाती है। वो बोलती है मैंने तुमसे पूछा होमवर्क करके आए हो या नहीं आए हो, से येस और नो। तो ऐसे में ही वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो पूछा बस वही बताओ, इधर उधर की कहानियां मत सुनाओ। उसके लिए उन्होंने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में बिल्कुल टू द पॉइंट बात होगी। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आप थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे अपने आंसर्स को वेरी शॉर्ट की कंपैरिजन में, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आप राम कथाएं लिखेंगे, कथाएं लिखेंगे, ठीक है। मतलब आप भर भर के लिखेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, जो आपको पता है, जो आपको आता है, सब अच्छे से लिख देंगे, क्योंकि वो ज़्यादा मार्क्स के लिए होता है। तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कॉन्टेंट भी बहुत ज़्यादा डिलीवर करेंगे, ठीक है। अब इस चैप्टर में सबसे पहले हैं आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। हर चैप्टर में ये टाइप के क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में है, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। ना सिर्फ मैं आपको आंसर्स बताऊंगी कि आंसर्स क्या लिखने हैं, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी होनी चाहिए। किसी भी नेचर का क्वेश्चन आता है तो आप किस तरह से अपने आंसर को लिखे, ताकि आपका जो एग्जामिनर हो वो इम्प्रेस हो जाए कि भैया बच्चे ने बहुत बढ़िया लिखा है। अब जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, ये देखते ही लगता है अरे वाह, इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे पूछ दिया इन लोगों ने हमसे। लेकिन जब आप इसे आंसर करने बैठेंगे ना, तो आपको लगेगा यार इसमें क्या लिखूं मैं। मतलब ऐसे इमेजिन करो, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपने कंट्रोलिंग के बारे में पूरा चैप्टर पढ़ा है, यू हैव सो मच कॉन्टेंट विद यू। नाउ यू विल बी लाइक यार उनमें से कौन सा लिखूं, कौन सा नहीं लिखूं, कौन सा वाला आना चाहिए, कौन से वाला नहीं आना चाहिए, होगा ना। बस वहीं पे दिक्कत आ जाती है। तभी मैं हर एक बच्चे को बोलती हूँ प्लीज बैठ के राइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस करो। जब तक तुम खुद से लिख के नहीं देखोगे, तुम कितना मर्जी क्यों नहीं पढ़ लो, जब तक तुम्हें रिप्रोड्यूस नहीं करना आएगा, अपना आंसर प्रेजेंट करना नहीं आएगा, तब तक कोई मतलब नहीं बनेगा।
मार्क्स आपकी जानकारी के नहीं मिलते, मार्क्स आपको मिलते हैं हाउ यू प्रेजेंट थिंग्स टू द अदर पर्सन। आप बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हो, मैंने ऐसे मेरे बहुत सारे क्लासमेट्स रहे थे 11th 12th में जो सुपर इंटेलिजेंट थे, मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछो यूँ आंसर आता था उनका, और उसके बाद अगर पेपर में बात आती थी तो मार्क्स उनके हमसे कम आ जाते थे, मतलब दूसरों से कम आ जाते थे। क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी नहीं थी। तो ये गलती जो अक्सर बच्चे करते हैं, आई सीरियसली डू नॉट वांट माय स्टूडेंट्स टू कमिट द सेम मिस्टेक। सो प्लीज़ आप कृपा करके अपनी राइटिंग प्रैक्टिस पे थोड़ा सा फोकस करो। मैं बार बार बोलती हूँ बिकॉज आई सीरियसली फील कि ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। अब भाई जब कंट्रोलिंग की बात आती है तो कंट्रोलिंग क्या है? सबसे पहले तो कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का एक फंक्शन है, ये बात आपके आंसर में होनी चाहिए, ठीक है। एंड इसी के साथ आपके आंसर में ये बात होनी चाहिए कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं और एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड सेट के साथ कंपेयर करते हैं और डेविएशन फाइंड करते हैं। जब डेविएशन हमें मिल जाती है तो उसे हम करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अगर वो करेक्ट करवाने वाले नेचर की होती हैं तो। ये आपका मेन कॉन्सेप्ट है जो आपको यहाँ पे कवर करना है। यहाँ अगर आप आंसर देखो तो आई एम नॉट हैप्पी विद दिस आंसर बिकॉज ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहुत लेंदी है। वहाँ पे आपको 3 लाइन से ज़्यादा का आंसर नहीं लिखना होता वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, क्योंकि वर्ड लिमिट भी साथ आती है 20 से 30 वर्ड्स में, 30 से 40 वर्ड्स में आंसर लिखो। तो इतना लंबा लिखोगे ना तो एग्जामिनर इरिटेट हो जाएगा, ठीक है। तो जितना वर्ड लिमिट तुम्हें दिया हुआ है उतना ही लिखना। It says controlling is a function of evaluating and assessing the progress of work. It entails establishing specific criteria, standards for the work and then comparing the actual work to the established one. अब अगर आप थोड़ा सा देखेंगे ना यहाँ पे तो ये बात बिल्कुल वही बोल रहे हैं जो मैंने आपको बोली, लेकिन इनकी लैंग्वेज देख रहे हो तुम? लैंग्वेज भाई साहब इनकी बहुत ही खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि बहुत ज़्यादा टिपिकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, मतलब थोड़ा हाई फाई लैंग्वेज काइंड ऑफ वैसे में बात कर रहे हैं। सेम चीज़ आप सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते थे। अगर आपको एक बहुत बढ़िया आंसर लिखना है तो 2 मंत्र हमेशा याद रखना। आपकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा सिंपल होनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आपके आंसर में कीवर्ड्स होने चाहिए। कीवर्ड्स बोले तो वो जैगन्स जो यूजुअली आंसर्स में लिखे जाते हैं, जो आंसर्स को और बढ़िया बनाते हैं। सो सिंपल लैंग्वेज विद कीवर्ड्स। अब बहुत सारे ना स्टूडेंट्स को ऐसा मिथ होता है कि नहीं यार सिंपल लैंग्वेज लिखी तो मेरा आंसर डिफरेंट कैसे होगा, मतलब मेरे आंसर को लोग इतना अच्छा नहीं समझेंगे। तो बहुत बढ़िया वो कैब के भारी भरकम वर्ड्स ढूंढ के लाते हैं और लिख देते हैं। और कई बार क्या होता है, जिस बंदे के हाथ में तुम्हारा पेपर गया है चेक होने के लिए, उसके पास वो कैब उतनी स्ट्रांग होती नहीं है। देखिए टीचर्स भी अल्टीमेटली इंसान ही होते हैं, ठीक है। अगर मान लो किसी ऐसे टीचर के हाथ में तुम्हारा पेपर लग गया चेक करने के लिए जिसकी वो कैब उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो इंग्लिश में उतना अच्छा नहीं था, उसको सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत अच्छी है, तो ऐसे में वो तुम्हारे हर वर्ड को समझने के लिए डिक्शनरी तो रेफर करेगा नहीं। इतने वेले नहीं होते हैं वो, बहुत ही फास्ट पेपर चेक करते हैं वो। तो उसको क्या होगा, उसको होगी इरिटेशन, क्योंकि उसको तो तुम्हारी कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ रही होगी तुम बोलना क्या चाह रहे हो। इंडिया में ना ऐसा बहुत सारे लोगों को भ्रम है कि सामने वाले को ना हम भारी भरकम लैंग्वेज में बोल के दिखाएं। ऐसा बहुत लोगों को लगता है कि मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आती तो उसके सामने इंग्लिश में बात करके दिखाओ। भाई ये कम्युनिकेशन ना एक जरिया है अपने विचार सामने वाले तक पहुंचाने के लिए। अगर तुम अपने विचार सामने वाले तक पहुंचाना चाहते हो तो तुम्हें कोशिश करनी चाहिए सामने वाले के लेवल पे आके तुम बात करो। अगर उसे हिंदी समझ में आती है तो तुम हिंदी में बात करो, अगर उसे इंग्लिश समझ में आती है तो उससे इंग्लिश में बात करो। अपने आप को दिखाने के लिए कम्युनिकेशन नहीं होता है। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होती है। ये जो राइटिंग है ना, ये आप अपने बड़ापन दिखाने के लिए या फिर वो दिखाने के लिए नहीं कर रहे हो, ये आप सामने वाले को अपनी बात समझाने के लिए कर रहे हो। और अपनी बात आप तब सामने वाले को समझा पाओगे जब तुम उसे सिंपल रखोगे। सो सिंपल लैंग्वेज विद कीवर्ड्स बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर ये फॉलो करोगे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। Identifying deviation from the set targets and as a result in taking necessary corrective action। बिल्कुल सेम बात जो मैंने आपको बोली वही 4-3 लाइन लिखी हुई हैं। It also ensures that everything goes as per the plan। ये भी इंश्योर करते हैं कि हर एक चीज़ प्लान के साथ चले। अच्छा ये तुम तब लिख सकते थे जब यही क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आता, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट द रिसोर्सेज आर फुल्ली यूज्ड एंड एफिशिएंटली। कंट्रोलिंग इज एन एसेंशियल मैनेजरल फंक्शन बिकॉज इट कीप्स अ क्लोज आई ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क एंड दिस एंड दैट। ठीक है, ये जो आंसर है ना, ये
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए परफेक्ट है, लेकिन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए इसको और क्रिस्प में करना पड़ेगा, और अगेन वही फॉलो करना पड़ेगा कि भैया करेक्टिव मेजर वाली लाइन और मैनेजमेंट का ये एक फंक्शन है। ये दो चीजें आपके आंसर में होनी चाहिए, ठीक है। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन है, नेम द प्रिंसिपल दैट अ मैनेजर शुड कंसिडर व्हाइल डीलिंग विद डेविएशंस इफेक्टिवली। स्टेट एनी वन सिचुएशन इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल सिस्टम लूजेस इट्स इफेक्टिवनेस। आपको मैनेजर के एक प्रिंसिपल बताना है जिसमें while dealing with deviation effectively, जिसको मैनेजर को फॉलो करना चाहिए जब वो डेविएशन से डील कर रहा होता है। मतलब यू हैव टू टेल वन पर्टिकुलर प्रिंसिपल जिसमें जो मैनेजर फॉलो करता है जब वो डेविएशन से डील कर रहा होता है। एंड सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे है, स्टेट एनी वन सिचुएशन, कोई ऐसी सिचुएशन बताओ जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल सिस्टम अपनी इफेक्टिवनेस लूज कर जाता है। दो क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कौन सी वाली मैनेजर को प्रिंसिपल अपनानी चाहिए, डेविएशन को करेक्ट करते वक्त या डेविएशन के ऊपर फोकस करते हुए? कुछ पढ़ा था, मैनेजमेंट बाय एग्जीक्यूशन एक्सेप्शन, सॉरी पढ़ा था मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मतलब अगर तुम हर एक चीज को कंट्रोल करने चाहोगे, हर एक डेविएशन को सॉर्ट करने जाओगे तो तुम कुछ भी सॉर्ट नहीं कर पाओगे। वो बोलते हैं ना, जो इंसान सब कुछ जगड़ के रखना चाहता है उसके हाथ में कुछ नहीं लगता। अल्टीमेटली बोलते डिफरेंट लैंग्वेज में, लेकिन मीनिंग यही होता है कि तुम जितना कोशिश करो किसी चीज को टाइटली रखने की, वो उतना ही तुम्हारे हाथ से सरकती जाती है। बिल्कुल वैसे है, ये बोलते हैं कि अगर तुम सारी डेविएशन के ऊपर वर्क करने के बारे में सोचोगे, सारी डेविएशन को करेक्ट करने के बारे में सोचोगे, अल्टीमेटली कुछ करेक्ट नहीं हो पाएगा। सेकेंड, ऐसी सिचुएशन जिसमें इफेक्टिवली नहीं काम कर पाते हैं कंट्रोलिंग सिस्टम, वो ऐसी होती है जब हम किसी भी चीज़ को क्वालिटेटिव मतलब क्वांटिटेटिव टर्म्स में नहीं ला पाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्वालिटी से रिलेटेड होती हैं, जो इमोशन से रिलेटेड होते हैं, जो रिएक्शन से रिलेटेड होते हैं, उनको हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं, जिसके कारण क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स नहीं सेट हो पाते और इफेक्टिवनेस लूज हो जाती है कंट्रोलिंग के। चलिए यहाँ देख लीजिए, The principle that should be adopted to deal with this deviation is management by exception। और कब नहीं हो पाती, जब क्वांटिटेटिव टर्म्स में हम किसी भी चीज को नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं। डन। तो ये दोनों आंसर्स थे, दो क्वेश्चन थे, ध्यान दीजिए एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उन्होंने। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि भैया अगर साथ में पूछे हुए हैं तो ऑलमोस्ट रिलेटेड चीज़ें होंगी, ऐसा नहीं है। कभी कभी सीबीएसई वाले ना ऑल टुगेदर डिफरेंट दो कॉन्सेप्ट्स को साथ में पिक कर देते हैं। उनको चाहिए होता है बच्चों से ज़्यादा लिखवाएं, तो एक क्वेश्चन इस चैप्टर से, एक क्वेश्चन उस चैप्टर से। वैसे चैप्टर्स में तो नहीं करते, एक ही चैप्टर का यूजुअली पिक करते हैं, बट डिफरेंट टॉपिक्स पिक कर लेते हैं, उसे क्लब कर देते हैं और उससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो अश्योर योरसेल्फ कि भैया तुम अच्छे से प्रिपेयर्ड हो और क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। चलो थर्ड क्वेश्चन है, स्टेट एनी वन सिचुएशन इन विच एन ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोल सिस्टम लूजेस इट्स इफेक्टिवनेस। अभी पढ़ा है हमने शायद, अभी जब क्वालिटेटिव टर्म मतलब जब क्वांटिटेटिव टर्म्स में हम किसी चीज को नहीं डाल पाते हैं तब वो इफेक्टिवनेस लूज कर जाती है। अ कंट्रोल सिस्टम इज बाउंड टू लूज इट्स इफेक्टिवनेस व्हेनेवर द स्टैंडर्ड कंट्रोल्स कैन नॉट बी डिफाइंड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स thereby by making it difficult to measure deviations। भैया देखो, कोई भी चीज़ क्वांटिटेटिव टर्म्स में नहीं होगी, मतलब 5, 4, 3 के स्केल पे नहीं होगी, तो उसे मेजर कैसे करोगे? और जब तुम मेजर ही नहीं कर पाओगे डेविएशंस को, तो ऐसे सिनेरियो में तुम उसे करेक्ट कैसे कर पाओगे? समझ रहे हो बात? कोई कैसा फील कर रहा है, अब वो फील कर रहा है, उसे तुम क्वांटिटी में कैसे ला सकते हो? नहीं ला सकते ना, कि भैया ये 3% फील कर रहा है, ये 4% फील कर रहा है, 5% फील कर रहा है, नहीं कर सकते हो ऐसी चीज़ तुम। तो यहाँ पे तुम क्वांटिटेटिव टर्म्स में किसी चीज़ को नहीं ला पाए हो, जिसके कारण फ़र्क क्या पड़ा है? फ़र्क ये पड़ा है कि तुम डेविएशंस को अच्छे से मेजर ही नहीं कर पाए, और डेविएशन को अगर तुम मेजर ही नहीं कर पाओगे तो उसका रिएक्शन कैसे, मतलब उसको ठीक कैसे करोगे, उसका करेक्टिव मेजर कैसे लाओगे? नहीं कर सकते, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, give any two standards that can be used by a company to evaluate the performance of its finance and accounting department। आपको कोई भी दो ऐसे स्टैंडर्ड्स बताने हैं जो कंपनी यूज कर सकती है अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए। कौन सी परफॉर्मेंस को? फाइनेंस और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को। कोई भी दो स्टैंडर्ड्स। चलिए आपको आंसर थोड़ा इजी बना देते हैं आपके लिए आंसर।
रेशोज की बात करी फर्स्ट हमने, लिक्विडिटी एंड फिर फ्लो ऑफ कैपिटल। फ्लो ऑफ कैपिटल और लिक्विडिटी से हम बता सकते हैं कि हमारे फाइनेंस एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस किस तरह से चल रही है। ओके, इफ़ यू पीपल वांट टू टेक स्क्रीनशॉट तो ले लो, मेरे को याद नहीं रहा पहले बोलना, बट मतलब आई एम श्योर आपने ले लिया होगा, अदरवाइज ले ही लो। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका लो। डन। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, विच टर्म इज यूज टू इंडिकेट द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। ये बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस में जो गैप होता है, जो डिफरेंस आता है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम उसे हम डेविएशन बोलते हैं कंट्रोलिंग की लैंग्वेज में। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम डेविएशन बोलते हैं। मतलब आप अपने पथ से थोड़ा सा भटक रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, जो आपने सोचा था आप उसी के लिए वर्क नहीं कर पा रहे हैं। So deviation is the term that is used to indicate the difference between standard and actual performance. Done? चलो, now let's move to our next question and आई गेस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में उतने ही क्वेश्चन थे। अब हमारे शुरू हो रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका। अब ये क्वेश्चन तुम देखोगे ना तो तुम्हें लगेगा पायल मैम ने वन शॉट रिवीजन में जो बोला था कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है, तो मोस्ट फेवरेट है सीबीएसई वालों का, ये प्रूव हो जाएगा। बिल्कुल सेम चीज मैंने आपको बोली थी कि ऐसा क्वेश्चन पक्का आएगा तुम्हारे उसमें। प्लानिंग और कंट्रोलिंग का रिलेशनशिप हर बार पूछते हैं। सेम चीज इन्होंने यहाँ पे बोली हुई है कि प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। कमेंट मतलब आप कोई स्टेटमेंट पे कमेंट करना है कि क्या वाकई में प्लानिंग लुकिंग अहेड और कंट्रोलिंग लुकिंग बैक होती है। व्हाट डू यू से? ऐसा ही होता है। सी, मैंने आपको बताया था कि बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर लुकिंग अहेड एज वेल एज लुकिंग बैक। मतलब ये स्टेटमेंट एक्चुअली पार्शली इनकरेक्ट है। तो जब हम अपना आंसर स्टार्ट करेंगे हम लिखेंगे दिस स्टेटमेंट गिवन इन दिस क्वेश्चन इज पार्शली करेक्ट। मतलब ये अधूरी सच है, पूरा सच नहीं है। पूरा सच क्या है कि प्लानिंग में हम आगे भी देखते हैं पीछे भी देखते हैं, कंट्रोलिंग में हम आगे भी देखते हैं पीछे भी देखते हैं। कैसे? प्लानिंग की बात करते हैं पहले। प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर के बारे में सोचना, एडवांस में पहले से ही सोचना कि क्या चाहिए, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। राइट? तो प्लानिंग इज फ्यूचर के बारे में सोचना। तो ये हो गया लुकिंग फॉरवर्ड, मतलब आगे की तरफ देखना। लेकिन एट द सेम टाइम प्लानिंग हम फॉर्म कैसे करते हैं? हम प्लानिंग करते हैं पुरानी अपनी मिस्टेक से सीख के। जैसे मान लीजिए हमने गोवा का प्लान बनाया, दैट इज गोवा का प्लान फ्यूचर में होने वाला है, तो आगे की सोच रहे हैं हम। लेकिन हमने ये सोचा कि पिछली बार गोवा प्लान बनाने में हमने क्या गलती कर दी थी, तो मतलब हमने पुरानी गलतियों से सीख ली और इस बार की प्लानिंग करी है। तो पुरानी गलतियां आपके पीछे जाके आएंगी ना याद। आगे वाली गलतियां तो आप अभी से नहीं बता सकते कि मैं फ्यूचर में उस दिन पे वहां पे वो गलती करने वाला हूं, नहीं कर सकते ना। आप सिर्फ पुरानी गलतियों को याद कर सकते हो। तो पुरानी गलतियों में आप पीछे देखते हो और उनसे सीख लेके नया कुछ डेवलप करते हो फॉर फ्यूचर, जो कि आप आगे के लिए कर रहे हो। तो पीछे का भी हो गया, आगे का भी हो गया। सेम वे कंट्रोलिंग की बात करते हैं। कंट्रोलिंग में ये बोलते हैं कि भैया इसमें हम एक्चुअल और जो हमारे स्टैंडर्ड सेट होते हैं उन्हें क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। मतलब आपने अपने क्या परफॉर्मेंस दी है ओवर द टाइम, उसे आप रेफर कर रहे हैं। तो वो परफॉर्मेंस आपने कब दी है? पास्ट में दी है। तो पास्ट में जाके आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रहे हो, मतलब ये क्या है? लुकिंग बैक। लेकिन कंट्रोलिंग से आप जो सीख रहे हो वो आप कब इस्तेमाल करने वाले हो? आप नेक्स्ट प्लानिंग में इस्तेमाल करने वाले हो। तो कंट्रोलिंग से कुछ सीख लेके आप जा रहे हो नेक्स्ट प्लानिंग की ओर, तो ये क्या है? लुकिंग अहेड। तो इस तरीके से प्लानिंग एज वेल एज कंट्रोलिंग बोथ आर लुकिंग बिहाइंड एंड लुकिंग अहेड। सो ये वाली स्टेटमेंट जो ऊपर दी गई है वो क्या है? वो पार्शली करेक्ट, पार्शली इनकरेक्ट है।
It says planning is forward thinking while controlling is backward thinking. This statement is only partially correct. ये statement सिर्फ partially correct है. Planning is a psychological process that involves thinking and deciding ahead of time about what is to be done and how it is to be done. It is a mental activity that entails deciding on goals as well as actions that will be taken on to achieve them. Thus, planning is said to be looking ahead because it involves predicting the future. Planning आगे के बारे में सोचती है, predict करती है future को, इससे इसको बोल सकते हैं looking ahead. और controlling on the other hand entails accessing past performance and comparing it to the predetermined standards. तो आपने past में जाके वो देखा है, तो ये आपको past का मतलब थोड़ा सा looking back वाली side बताती है. ये आंसर भी क्या है? इट्स नॉट कंप्लीट एज सच, क्योंकि आपको दूसरा एस्पेक्ट भी बताना है इनको. लाइक व्हेन यू सेड कि ये वाली जो स्टेटमेंट है वो पार्शली करेक्ट है, तो भैया ये तो बताओ पार्शली और क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो वो चीज़ बताना ज़रूरी है. इसलिए ये वाला क्वेश्चन मतलब ये वाला जो आंसर है वो थोड़ा सा क्या है, इनकम्प्लीट है. इसके आगे आपको वो दूसरे वाले पॉइंट्स भी ऐड करने पड़ेंगे जो मैंने अभी आपको समझाए हैं. ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. चलिए, now let's move to our next part. Okay, नहीं, they have given this. Okay. Controlling is backward looking function in this sense. Both of these statements, however, are only partially correct. Though planning is forward looking concept, it is founded on past actions and experiences. Okay, my bad, ये क्वेश्चन मैंने आधा ही पढ़ा था. फुल क्वेश्चन ये दिया हुआ है, जो पार्ट मैं बोल रही थी मिसिंग है वो एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है. ये बोल रहे हैं कि कंट्रोलिंग में हम जो भी सीखते हैं वो नेक्स्ट टाइम हम यूज़ करते हैं, तो वो भी फॉरवर्ड लुकिंग हो जाता है. वेल कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स दिस एंड दैट, इट ऑल्सो एम्स एट इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ दिस एंड दैट. ओके, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए. कुछ नया नहीं है, जो मैंने समझाया है एग्जैक्टली सेम बात यहाँ पे लिखी हुई है. बट आई प्रेफर आप यहाँ से सिर्फ रेफरेंस लेंगे और एक्चुअली अपना खुद का आंसर ही पेपर में लिख के आएंगे, जो आपने खुद से लिखा होगा अपनी लैंग्वेज में. क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है एन एफर्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग में एंड अप इन कंट्रोलिंग नथिंग, एक्सप्लेन. एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट आपके बुक में दी हुई है, एग्जैक्ट सेम. और एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट मैंने वन शॉट में भी कवर की थी कि जब कोई इंसान सब कुछ पकड़ने की कोशिश करता है तो उसके हाथ कुछ नहीं लगता है. वो बोलते हैं ना, दो नाव में जो सवार होते हैं वो अक्सर डूब जाते हैं. मतलब आप दोनों जगह कैच करने की कोशिश कर रहे थे, दोनों हाथों से यू वर ट्राइंग टू गेट समथिंग, लेकिन आप किसी में भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए. इससे बेटर ये होता आप एक ही चीज़ पे फोकस कर लेते. तो ये वाला प्रिंसिपल भी समवट उसी चीज़ के बारे में बात करता है कि तुम अगर हर एक चीज़ के पीछे भागोगे ना तो अल्टीमेटली तुम्हें कुछ नहीं मिल पाएगा. इसलिए बेटर है एक चीज़ के बारे में सोचो. ये बोलते हैं this statement, an effort to control everything may end up controlling nothing, refers to management by exception principle. हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था पूरे चैप्टर में अभी थोड़ी देर पहले, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी इसके बारे में बात हुई थी कि ये वाला प्रिंसिपल ऐसा है जिसमें हम बोलते हैं कि when somebody tries to control everything, it ends up controlling nothing. तो ये वाले प्रिंसिपल में ये बात बोली हुई है. इट एम्फसाइजेस द फैक्ट दैट नथिंग कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड रेदर देन कंट्रोलिंग एवरी डेविएशन इन परफॉर्मेंस. दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एन एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशन इन वेरियस एक्टिविटीज शुड बी एस्टेब्लिश्ड एंड ओनली डेविएशन दैट एक्सीड द एक्सेप्टेबल रेंज शुड बी ब्रॉट. ये बोलते हैं देखो भैया, हर एक चीज़ में डेविएशन आई है. फर्स्ट से इसमें 1% की डेविएशन आई थी, इसमें 2% की आई थी, इसमें 1% की आई है, इसमें 8% की आई है, इसमें 15% की आई है, इसमें 2% की आई है, फिर 1% की, फिर 0.5% की. तो ये डेविएशन आई है. तो तुम क्या करो, एक रेंज बनाओ कि कहाँ तक की डेविएशन तुम्हें चल जाएगी, कहाँ तक की डेविएशन तुम्हें चल जाएगी. तुमने ये रेंज बनाई क्योंकि भैया देखो, तुम जो सोचते हो एग्जैक्टली सेम चीज वैसे ही हो ऐसा तो जरूरी नहीं है ना. हल्का फुल्का चेंज तो आता है, तो वो हल्का फुल्का चेंज तुम कितना बर्दाश्त कर सकते हो उसके बारे में. ठीक है, अब ये हुआ कि 0.5% रेंज आपको चल जाएगी. तो इसमें आपको इस डेविएशन पे लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन, इस डेविएशन पे, इस डेविएशन पे, इस डेविएशन पे, इस डेविएशन पे, इस पे और इस पे आपको फोकस करने की कोई आवश्यकता नहीं है. आपको डायरेक्टली फोकस करना है अब सिर्फ 8 और 15 वाली डेविएशन पे.
8 and 15 वाली डेविएशन पे यू विल हैव टू फोकस। वाई? बिकॉज ये दो डेविएशन ऐसी हैं जो आपके रेंज के बियॉन्ड जा रही थी। अगर आप हर एक डेविएशन को करेक्ट करने जाते कि 0.5 वाले को भी कर लो, 1 वाले को भी कर लो, 2 वाले को भी कर लो, तो ऐसे में क्या होता, आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। फिर आप डेविएशन पे ही लगे रहते और वो भी करेक्ट नहीं हो पाती क्योंकि बहुत सारी थी, एंड आप दूसरे काम तो बिल्कुल साइड करके बैठ ही जाते हैं। इसलिए आपने एक रेंज चुन ली कि भैया इतनी रेंज तक डेविएशन मुझे चल जाएगा, जो इस रेंज के बियॉन्ड होंगे आप फिर उन डेविएशन पे फोकस करेंगे। सो यहाँ पे सेम चीज़ लिखी हुई है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 ये बोलता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बजटरी कंट्रोल एज अ टेक्निक ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल। नाउ व्हाट इज बजटरी कंट्रोल? मैंने आपको समझाया था कि इसमें हम क्या करते हैं, हर एक चीज़ का बजट बना लेते हैं। लाइक बहुत अलग अलग तरह के बजट्स बनते हैं, सेल्स बजट, कैश बजट, प्रोडक्शन बजट, रॉ मटेरियल बजट, R&D बजट। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग बजट्स बना लिए। मतलब हमने पहले से ही एडवांस में सेट कर लिया कि इसको इतने ही रिसोर्सेज में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम उस पर एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट में हम देखते हैं कि जो बजट हमने डिसाइड किया था और जो एक्चुअल हमारा एक्सपेंडिचर और जो चीज़ें आ रहे हैं, दोनों कहाँ से कहाँ तक एक दूसरे से मैच खाती हैं। एक्चुअल और स्टैंडर्ड में, मतलब बजटेड में कितना डिफरेंस आ रहा है, फिर देखते हैं और नेक्स्ट टाइम उस पर वर्क करने की कोशिश करते हैं, और इस टाइम में अगर कुछ हो सकता है तो वो भी करने की कोशिश करते हैं। सो इट सेज budgetary control is a control technique that entails creating plans in the form of budget। मतलब यहाँ पे हम plans budgets के फॉर्मेट में बनाते हैं। A budget is considered as a financial or quantitative statement that defines the goals to be achieved and the policies to be implemented over a specific time period। एक बजट एक फाइनेंशियल क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होता है, या क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी के फॉर्म में, दैट डिफाइंस गोल्स टू बी अचीव्ड, जो बताता है कि क्या गोल्स अचीव करने हैं, एंड द पॉलिसीज टू बी इम्प्लीमेंटेड ओवर स्पेसिफिक टाइम पीरियड, या फिर पॉलिसीज जो आपको स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे इम्प्लीमेंट करके देखनी है। The actual results are then compared to the budgetary standards। Actual results को आप compare करते हो budgetary standards के साथ। This comparison aids in identifying deviation। इस comparison से आप deviations को identify कर सकते हो। As a result, guide and implementation of appropriate corrective measure, जिसकी वजह से आप finally corrective measure की towards जा सकते हो। Budgets can be created for various divisions of an organization such as sales, production, purchasing, etc। अलग अलग डिविजन के लिए अलग अलग बजट्स बनाए जा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो जो भी मैंने आपको पहले समझाया वो सारा का सारा यहाँ पे लाइन बाय लाइन मेंशन्ड है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी रिमेनिंग है, इसमें और भी कंटेंट है। However, in order for budgeting to be effective, future estimates must be carefully made। Budgeting also serves as a source of motivation for employees by establishing the benchmarks against which their performance will be measured। As a result, it motivates them to meet their goals। ये बोलते हैं कि बजट्स को अगर आपको इफेक्टिव बनाना है तो फ्यूचर एस्टिमेट्स को आपको बहुत ही केयरफुली देखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। मतलब भैया मैं सोचूं कि मुझे इतना इतना अचीव करना है, मुझे ये करना है। फर्स्ट से मैं बोलूँ मुझे अगले 2 महीने में 15 लाख रुपए कमाने हैं। भाई मेरी सैलरी अगर 10,000 की है तो मैं 15 लाख रुपए कैसे कमा लूंगी? तो थोड़ा सा आपको जो जो टारगेट्स आप सेट कर रहे हो बजट में, वो थोड़ा सा केयरफुली होने चाहिए, हर एक चीज को एनालाइज करते हुए होने चाहिए। ये नहीं कि भैया तुम सोच कुछ और रहे हो, तुम अभी कर कुछ और रहे हो, दूर दूर तक कोई तालमेल ही नहीं है उसमें, ऐसा नहीं होना चाहिए। Budgeting also serves as a source of motivation for employees by establishing the benchmarks। मैंने किसी को बजट दे दिया कि भैया तुम्हारे पास ये बजट है, तुम्हें इसी में काम करके दिखाना है, और तुमने इसमें काम कर दिया मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगी, तुम्हें प्रमोशन दे दूंगी। अब ऐसे में एम्प्लॉयज़ को क्या लगेगा कि वाह, मतलब हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है अपने आप को साबित करने की, यही लगेगा। अब सामने वाला क्या करेगा, जितना बजट मिला है उसमें ही जो भी कर सकता है वो करने की कोशिश करेगा, अपना मैक्सिमम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसे क्या करना है, बजट में जो भी बजटेड अमाउंट था उसी में ही सारी चीज़ें करके अपने बॉस को क्या करना है, इम्प्रेस करना है। तो इसको टारगेट मिल गया तो नाउ हिल स्टार्ट वर्किंग फॉर दैट टारगेट। तो इसके अंदर मोटिवेशन अपने आप आएगी। एज अ रिजल्ट इट मोटिवेट्स देम टू मीट देयर गोल्स, जिसकी वजह से वो अपने गोल्स को भी मीट कर सकते हैं एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन के गोल को भी मीट कर सकते हैं।
Furthermore, it is used to facilitate coordination among the organization. मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हर एक के पास टारगेट सेट रहते हैं तो उससे फ़ायदा ये होता है कि हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने काम में लगा रहता है, कभी एक दूसरे की मदद करने की कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट अराइज होती है तो मदद कर देता है, जिसके कारण ओवरऑल कोऑर्डिनेशन जो डिपार्टमेंट्स का होता है वो इंक्रीज हो जाता है. Furthermore, proper budgeting ensures that resources are allocated to different divisions based on their needs. As a result, it aids to the most efficient use of resources. और अल्टीमेटली सारी चीज़ें होने की वजह से क्या होता है, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, तो रिसोर्सेज बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल होते हैं. चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. ये बोलते हैं, explain how management audit serves as an effective technique of controlling. मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में बात हो रही है. यू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, मैंने आपको बताया था कि ऑडिटिंग बहुत सारी चीज़ों की होती है. अकाउंटिंग मतलब अकाउंट्स की होती है और भी 10 चीज़ों की होती है, लेकिन जब हम मैनेजमेंट की ऑडिटिंग करते हैं उसे मैनेजमेंट ऑडिट बोला जाता है. मतलब क्या हुआ इसका लेमन्स लैंग्वेज में, मैनेजमेंट में क्या आता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, राइट. ये एक पूरी प्रोसेस है और ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है जो उस प्रोसेस के होते हैं. तो अगर हम ये सारे के सारे फंक्शंस अच्छे से कर पा रहे हैं, ये सारे की सारी प्रोसेस को हम ढंग से कर पा रहे हैं, तो हमारी ऑडिट में रिजल्ट क्या आएंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आएंगे. तो ऑडिट में बेसिकली हम यही चेक करते हैं कि जो फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, क्या ये हम अच्छे तरीके से जितना एक्सपेक्टेड था हमसे उसी तरीके से कर पा रहे हैं, क्या मैनेजमेंट से हमें उतना फ्रूट मिल रहा है जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, क्या मैनेजमेंट हमें वो रिजल्ट दे पा रही है जो हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे. तो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट ऑडिट में देखी जाती हैं. चलिए अब देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को. इसमें ये बोलते हैं, मैनेजमेंट ऑडिटिंग इज द कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंस्ट्रक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट ओवरऑल परफॉर्मेंस. मैनेजमेंट ऑडिटिंग क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव और कंस्ट्रक्टिव इवैल्यूएशन है ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट की ओवरऑल परफॉर्मेंस का. बोले तो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट किस तरह से परफॉर्म कर रही है, क्या जो उससे एक्सपेक्टेड है वो दे पा रही है कि नहीं दे पा रही है, उसका टेस्ट होता है मैनेजमेंट ऑडिट में. It aims to improve management's overall effectiveness and efficiency. मैनेजमेंट एग्जिस्टेंस में आता ही क्यों है, क्योंकि उसे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी लानी होती है. तो ये यहाँ पे चेक करते हैं कि मैनेजमेंट खुद भी इफेक्टिव हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, क्या वो खुद भी एफिशिएंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है. Then it evaluates all the functions performed by managers and aid in the identification of deficiencies in work performance. ये evaluate करता है सारे functions को जो perform किए जाते हैं managers द्वारा, और कोई भी deficiency हो रही है काम में तो उसे identify करना है. मतलब मैं मैनेजर हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो मुझसे क्या एक्सपेक्टेड होगा कि मैं मैनेजमेंट कर रही हूँ, और मैनेजमेंट कर रही हूँ मतलब ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक तरीके से चल रही है. करेक्ट. अब मैनेजमेंट ऑडिट में ये देखा जाता है कि बीइंग अ मैनेजर क्या मैं अपना काम अच्छे से कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, मैं मैनेजमेंट का फंक्शन क्या अच्छे से एग्जीक्यूट कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, क्या मेरे काम में कोई गलती तो नहीं आ रही है, क्या मेरे काम में कोई डेफिशिएंसी तो नहीं आ रही है. ये सारी चीज़ें इंश्योर की जाती हैं मैनेजमेंट ऑडिट के थ्रू. अगर मेरा काम अच्छा नहीं है बीइंग अ मैनेजर, तो मुझे रिप्लेस या फिर मेरी जो गलतियाँ जा रही हैं उन्हें करेक्ट करने की कोशिश की जाएगी. The following factors can be used to assess the effectiveness of management auditing for controlling. मतलब आप ऐसा समझिए, मैं अगर आपको बहुत ही लेमन्स लैंग्वेज में एक बार समझा दूं तो मैनेजमेंट बोले तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और ओवरऑल ये किया क्यों जाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमैटिक तरीके से चले एंड एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आए. राइट. तो मैनेजमेंट ऑडिट में बस यही सारी चीज़ें चेक की जाती हैं कि भैया क्या ये सारी चीज़ें ढंग से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं. अगर लगता है कि कहीं पे हम थोड़ा सा लैक कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या होगी, वो हमारे लिए डेविएशन होगी कि भैया ये एक्सपेक्टेड था इनसे, ये वो नहीं दे पा रहे हैं, तो दिस इज़ अ डेविएशन. मतलब ये पथ से थोड़ा सा हट रहे हैं, और उस डेविएशन को कैसे करेक्ट किया जाता है वो भी प्लान किया जाता है मैनेजमेंट ऑडिट के थ्रू. सो
The following factors can be used for to access the effectiveness of management auditing of control for controlling. First है identification of deficiencies. ये बोलते हैं management auditing assists in identifying current as well as potential deficiencies in performance. मतलब management auditing से हम identify कर सकते हैं आज की डेट में जो डेफिशिएंसीज जा रही हैं या फिर कल जो डेफिशिएंसीज जा सकती हैं. यहां लिखा हुआ है ना पोटेंशियल, मतलब क्या गलती हो सकती है, उसको उस डेफिशिएंसी को भी निकालना क्या होता है, मैनेजमेंट का पार्ट होता है, मैनेजमेंट ऑडिट का पार्ट होता है. एज अ रिजल्ट इट एड्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेसेसरी करेक्टिव मेजर्स. ना सिर्फ डेफिशिएंसीज निकालना बल्कि उनको करेक्ट कैसे किया जा सकता है, करेक्टिव मेजर्स कौन कौन से हो सकते हैं वो भी हम इस पे वर्क करते हैं. इंक्रीजेज एफिशिएंसी. Management auditing allows various management activities to be continuously monitored. यहाँ पे अलग अलग management activities को continuously देखा जाता है. भैया आप मुझे एक बात बताओ, किसी भी चीज़ की चेकिंग कैसे करते हो आप, किसी भी चीज़ में गलतियाँ कैसे निकालते हो आप, उसको देख के ना, ऑब्जर्व करके, उसके ऊपर ध्यान लगा के, मॉनिटरिंग करके, सुपरविजन करके. तो यहाँ पे मैनेजमेंट की हर एक चीज़ के ऊपर नज़र रखी जाती है कि वो मैनेजर कैसे काम कर रहा है, वो मैनेजर से ये एक्सपेक्टेड था, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो ये सारी की सारी चीज़ें मॉनिटर की जाती हैं कंटिन्यूसली. एज अ रिजल्ट इट एड्स इन इम्प्रूविंग मैनेजमेंट ओवरऑल एफिशिएंसी. जिसकी वजह से क्या होता है, मैनेजमेंट की ओवरऑल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है. जब कंटिन्यूसली नज़र रखेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे, कंट्रोलिंग से अल्टीमेटली क्या होता है, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है ना. बस वही तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इससे. चलिए नेक्स्ट है improves coordination. As it continuously oversees the work, it improves coordination between employees as well as within the various functions of the organization. क्योंकि continuously सबका काम ओवरसी करता रहता है, मॉनिटर करता रहता है. कोई गलती कर रहा है उसको वहीं पे रोक रहा है, लोगों में कोशिश कर रहा है कि भैया एक तालमेल बनी रहे. तो उससे क्या होगा, उससे कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का. Last है adapting to environmental changes. It assists the organization in appropriately adapting the environmental changes. This is accomplished by ensuring that management policies and strategies are up to date. अगर management की policies और strategies up to date होती हैं तो ये कहीं ना कहीं environmental changes से भी आपको adapt करवाने में मदद करता है. क्यों भैया, क्योंकि support provide करता है हर एक तरीके से. support provided होगी तो obviously आपको कहीं ना कहीं वो लगेगा कि हाँ now you are ready to face the changes which are happening around you. तो उससे adaptation बढ़ती है. चलिए नाउ इट्स क्वेश्चन नंबर 10 और ये थोड़ा सा केस बेस्ड क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे हम. इट सेज मिस्टर अरफाज had been heading the production department of Rightwell Products Limited, a firm manufacturing stationery items. The firm secured an export order that had to be completed on a priority basis and the production targets were defined for all the employees. One of the workers, Mr. Bhanu Prasad, fell short of his daily production target by 10 units for 2 days consequently. Mr. Arfaz approached Mr. Vasundhara, the CEO of the company, to file a complaint against Mr. Bhanu Prasad and requested her to terminate his services. Explain the principle of management control that Ms. Vasundhara should consider while taking her decision. And hint में लिखा हुआ management by exception. I seriously do not understand why these people give hint. क्योंकि वो आंसर ही दे देते हैं हिंट में. हिंट का मतलब क्या होता है कि आपको थोड़ा सा आइडिया देना कि उस चीज़ के बारे में बात हो रही है. यहाँ ये आंसर ही लिख देते हैं कि भैया इस चीज़ के बारे में बात हो रही है, बस एक्सप्लेन कर दो, दैट्स इट. पूरा केस आपको समझाऊं तो केस कुछ इस तरह से है. एक डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है जिसका नाम है मिस्टर अरफाज. कौन सी कंपनी है? राइटवेल प्रोडक्ट्स लिमिटेड. ये एक फर्म मैन्युफैक्चरिंग स्टेशनरी आइटम्स, मतलब एक स्टेशनरी आइटम्स बनाने वाली कंपनी है. द फर्म सिक्योर्ड एन एक्सपोर्ट ऑर्डर. इनको एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड हैं. ऑर्डर मिला है इनको एक्सपोर्ट का, मतलब इनको देश से बाहर प्रोडक्ट्स भेजने हैं. ठीक है, ऑन प्रायोरिटी बेसिस, मतलब ये बहुत अर्जेंट ऑर्डर है. एंड प्रोडक्शन टारगेट्स वर डिफाइंड फॉर ऑल द एम्प्लॉयज. तो इन्होंने क्या किया, हर एक एम्प्लॉय के लिए
प्रोडक्शन टारगेट सेट कर दिया कि भैया तुम्हें इतना प्रोड्यूस करके जाना है, तुम्हें इतना प्रोड्यूस करके जाना है, तुम्हें इतना प्रोड्यूस करके जाना है। लेकिन हुआ कुछ ऐसे कि इनमें से एक एम्प्लॉय क्या हुआ, 2 दिन लगातार 10 यूनिट्स कम प्रोड्यूस करके गया। मिस्टर अरफाज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड हैं, इनके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर आया है, तो इन्होंने हर एक एम्प्लॉय को टारगेट्स दे दिए कि भैया तुम्हें इतना टारगेट मिला, तुम्हें इतना मिल रहा है, तुम्हें इतना मिल रहा है, तुम्हें इतना मिल रहा है। लेकिन हुआ कुछ ऐसे कि एक एम्प्लॉय था मिस्टर भानु प्रसाद, जो कि 10 यूनिट कम बना के गया, पहले दिन भी और दूसरे दिन भी, 2 दिन लगातार 10-10 यूनिट कम बना के गया। अब ये भानु प्रसाद की गलती, प्रसाद या जो भी नाम है प्रसाद की गलती के लिए मिस्टर अरफाज कहाँ पहुंच गए, सीईओ के पास पहुंच गए। इन्होंने बोला देखो भैया ये इंसान है, ढंग से काम नहीं कर रहा, इसको तो तुम निकाल दो जॉब से पहले। अब आपको ये बताना है कि जो सीईओ है कंपनी की, उसे किस तरह से मैनेजमेंट कंट्रोल करना चाहिए, कौन से वाला प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। अब अगर गलती से ऐसे क्वेश्चन में आपको आंसर क्लिक नहीं कर रहा है, क्योंकि कई बार होता है अपने दिमाग में एकदम से आंसर नहीं आता है, तो अगर आपको आंसर क्लिक नहीं कर रहा है तो एक चीज पे फोकस करिएगा। यहां लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल, पढ़ा? क्या लिखा हुआ है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल। अब आप मुझे एक बात बताना, कंट्रोलिंग चैप्टर में कितने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं आपने? अगर कोई और होता, डायरेक्टिंग चैप्टर होता, मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर होता, तो वहां पर ने भर भर के प्रिंसिपल्स पढ़े हैं। लेकिन बकायदा ये बोल रहे हैं मैनेजमेंट कंट्रोल का प्रिंसिपल, मतलब ये किस चीज के बारे में बात करें? ये बात करें मैनेजमेंट कंट्रोल के एक प्रिंसिपल के बारे में जो यहाँ पे फॉलो होगा। तो याद करो कंट्रोलिंग में कितने प्रिंसिपल पढ़े, गिने चुने 1-2, और उनमें से पता लगाना कितना ही डिफिकल्ट है व्हेन द हिंट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। समझ रहे हो बात को? सो ये एक मतलब इसको डीकोड करना वाज वेरी सिंपल, बिकॉज हमें कीवर्ड मिल गया था यहाँ पे, और यही कीवर्ड आपको देखना है पेपर में। जब क्वेश्चन आप पढ़ रहे होगे ना, यू हैव टू स्पॉट। देखो अभी तो फिर भी ये बहुत सिंपल है, क्योंकि हमें पता है कंट्रोलिंग चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन चल रहे हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन कंट्रोलिंग से रिलेटेड होंगे। लेकिन जब यही सेम क्वेश्चन पेपर में आएगा ना, तब आपको पहले तो यही गैस करना पड़ेगा ये कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है, और वहां पे फिर ऐसे वर्ड्स आपकी मदद करेंगे ये समझने में कि ये उस चैप्टर का क्वेश्चन है, फिर आप लिंक कर पाओगे कॉन्सेप्ट्स कौन से। और मेरा तो कहना हमेशा यही रहता है स्टूडेंट्स को कि क्वेश्चन पढ़ते ही ये डिकोड कर लो कौन से चैप्टर का, आधी प्रॉब्लम तो तुम्हारी वैसे ही सॉर्टेड होगी। यहां ये बोलते हैं इन दिस सिचुएशन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन शुड बी फॉलोड। ऐसी सिचुएशन में मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन वाला प्रिंसिपल आपको फॉलो करना चाहिए। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एनी एफर्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग मे एंड अप हैविंग कंट्रोल ऑफ नथिंग। ओनली डेविएशंस दैट आर बियॉन्ड द लिमिट शुड बी एक्नॉलेज्ड एंड अप्रोप्रिएट एक्शन शुड बी टेकन। देयरफॉर मिस्टर भानु शुड नॉट बी टर्मिनेटेड फॉर सच अ स्मॉल रीजन। ये बोलते हैं कि भैया देखो डेविएशन हमेशा होंगी, जो तुमने सोचा है एग्जैक्टली सेम तुम्हें वैसा मिल जाए ऐसे ज़रूरी नहीं है। लाइफ में थोड़ा बहुत 19-20 हो ही जाता है, बट तुम्हें यहाँ पे गैस करना है 19-20 तुम्हें चलेगा कि नहीं चलेगा। क्या तुम 19-20 में इतना मतलब इतना इन्वॉल्व हो जाना चाहते हो कि 15-20 को तुम भूल जाओ? कहने का मतलब ये है कि छोटी मोटी डेविएशन को क्या तुम इतना इंपॉर्टेंस देना चाहते हो कि बड़ी डेविएशन को तुम स्किप कर दो? छोटे मोटे झगड़ों को तुम इतना वो दोगे कि बड़ी बड़े मैटर्स तुम्हारी लाइफ में जो है उनको तुम साइडलाइन कर रहे हो? नहीं ना। तो बेसिकली आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे कि हर एक चीज को कंट्रोल करने की अगर तुम कोशिश करोगे तो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे, इसलिए छोटी मोटी डेविएशन को थोड़ा लेट गो कर दो। पहली गलती तो ये जो अरफाज था ये बंदे की थी। क्यों थी? छोटी छोटी चीज को लेके तुम सीईओ के पास जा रहे हो। अभी तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है? अभी तुम्हारी प्रायोरिटी है तुम्हें एक्सपोर्ट का जो भी ऑर्डर तुम्हारे पास आया है वो फुलफिल करके देना है। लिखा हुआ था ना यहाँ पे प्रायोरिटी बेसिस पे एक्सपोर्ट का ऑर्डर देना है, तो तुम यहाँ पे टर्मिनेट करा रहे हो एक बंदे को क्योंकि उसने 10 यूनिट्स कम बनाए 2 दिन। अब आप ये बताओ कि इस बंदे को तुम टर्मिनेट करा दोगे, ठीक है, इसको दिया हुआ टारगेट फिर कौन करेगा? उसके लिए तुम वैकेंसी रखवाओगे, फिर तुम वैकेंसी फिल करवाओगे, कितना टाइम लग जाएगा? बेटर इसी को थोड़ा सहन कर लो या थोड़ा सा इसको समझा दो कि हाँ भैया तुम्हें 10 यूनिट ज़्यादा बना के जानी है, तुम्हें 20 यूनिट ज़्यादा बना के जानी है। दूसरे लोगों को बोल दो मदद करने के लिए,
समझ रहे हो? छोटी प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए तुम बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो अपने हाथ में, विच इज नॉट राइट। तो यहाँ पे मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का प्रिंसिपल लगाते हुए हम बोलेंगे कि इतना भी मत करो कि छोटी मोटी दिक्कतों को इतना तुम अहमियत दे रहे हो। एक रेंज डिसाइड कर लो डेविएशन की, अगर वो रेंज के विद इन डेविएशन है तो उसको लेट गो करो, लाइफ में आगे बढ़ो, दूसरी चीज़ों को देखो। एंड इसी के साथ हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन खत्म होते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है explain the various steps involved in the process of control। and again one shot में भी, और हमेशा मैं बोलती हूँ प्रोसेस तो एक काइंड ऑफ फेवरेट ही पार्ट है सीबीएसई का, हमेशा देगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे इसमें कुछ नहीं करना है, कंट्रोलिंग प्रोसेस को पूरा एक्सप्लेन करना है, जो हमें वैसे भी बहुत अच्छे से रटी हुई है, राइट। तो भाई देखो, हमने पढ़ा है कंट्रोलिंग के स्टेप्स के बारे में। सबसे पहले उसमें क्या होता है कि आप स्टैंडर्ड सेट करते हो, ठीक है, मतलब आपने अपने लिए कुछ बेंचमार्क सेट किया है। उसके बाद आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हो, फिर आप इन दोनों को कंपैरिजन कराते हो, फिर जो भी डिफरेंस आता है दोनों में, जिसे हम डेविएशन बोलते हैं बिजनेस की लैंग्वेज में, उसको आप देखते हो, एनालाइज करते हो। फिर आप देखते हो कि ये डेविएशन आप सहन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अगर सहन कर सकते हो तो आप लेट गो कर देते हो, अगर सहन नहीं कर सकते तो उस टाइम पे आपको उस डेविएशन के करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ते हैं, मतलब उस डेविएशन को करेक्ट करना पड़ता है। सो वन बाय वन वील सी। अच्छा, मैं कैसे एक्सपेक्ट करती हूँ स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का आंसर लिखना, कि आप सबसे पहले तो फ्लो चार्ट बनाइए। जितने भी स्टेप्स मैंने अभी आपको बताए हैं उसमें एक फ्लो चार्ट बनाइए कि ऐसे 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 चलेगा, और इस तरह से पूरी कंट्रोलिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है। और उसके बाद अपना आंसर स्टार्ट कीजिएगा। रीजन बीइंग, ये कौन से क्वेश्चन है? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में सीबीएसई आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप भर भर के लिखें, और जब भर भर के लिखने की बात आती है तो फ्लो चार्ट एक बहुत ही स्पेस भरने का बहुत अच्छा तरीका और बहुत मतलब अच्छा इंप्रेशन देने वाली चीज हो जाती है। Okay, so here they say controlling is a systematic approach to managing and controlling the action of an organization. The steps involved in the controlling process are as follows. First is establishing standards. Setting standards entails creating benchmarks against which actual performance will be measured. आप ये standards क्यों सेट कर रहे हैं भाई साहब? आप इसलिए सेट कर रहे हैं ताकि आप जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी उसको इसके साथ कंपेयर कर सके। अगर तुम्हारे पास टारगेट्स ही नहीं होंगे लाइफ में, तुम कुछ अचीव करोगे तो तुम कैसे देखोगे कि मैंने सपना क्या देखा था, मुझे मिला क्या है? पहले तुम्हें टारगेट सेट करने पड़ेंगे ना, पहले तुम्हें अपने लिए गोल सेट करने पड़ेंगे कि मैं बड़ा होके ये बनना चाहता हूं। दैट इज योर गोल, दैट इज योर बेंचमार्क, तुम्हें वहां रीच करना है। फिर तुम लाइफ में एक्चुअली जो करोगे, फिर तुम मेजर करोगे ना दोनों में कि क्या सोचा था, क्या पाया है, कहां खड़े हैं, कितना और करेक्शन कर सकते हैं, राइट। तो बेंचमार्क सेट होंगे ताकि आपकी परफॉर्मेंस एनालाइज की जा सके। देन स्टैंडर्ड्स कैन बी सेट इन बोथ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव टर्म्स। ये बोलते हैं जरूरी नहीं है हमेशा क्वांटिटेटिव टर्म में ही आप स्टैंडर्ड सेट करें, समटाइम्स आप क्वालिटेटिव टर्म में भी स्टैंडर्ड सेट करते हैं। क्वालिटेटिव टर्म का मतलब होता है कि क्वालिटी से रिलेटेड, ज्यादा कम, ये वो ऐसे फीचर्स, अच्छा बुरा ये सब। और क्वांटिटेटिव बोले तो 4, 5, 6, 7 स्केल पे ऐसे मेजर करना, ठीक है। तो आप दोनों वैसे कर सकते हैं। बस ये ध्यान दीजिएगा कि स्टैंडर्ड्स आप जिस वे में सेट करेंगे आपको अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस उसी वे में मेजर करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, आपने स्टैंडर्ड सेट किए केजीज में, ठीक है, मैं इस महीने 1000 किलो ये प्रोड्यूस करना चाहता हूं, जो भी मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ, ठीक है, करती हूँ, तो उसमें मैंने केजीज में अपना स्टैंडर्ड फिक्स किया, अपना बेंचमार्क फिक्स किया। अब मैं जो एक्चुअल परफॉर्मेंस देखूंगी वो मैं ग्राम्स में नहीं देख सकती कि मैंने 5000 ग्राम्स प्रोड्यूस कर लिए, नहीं, मुझे केजीज में ही अपना वो देखना पड़ेगा एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो दोनों के ही जो मेजरमेंट वो होते हैं वो सेम होने चाहिए। फिर ये बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, जो मैंने आपको बताया वही आप लिख सकते हैं। यहाँ है measuring real world performance. After the standards have been established, the next step is to access the actual performance of the activities. This can be obtained through a number of methods including personal observation, sample verification, performance reports and so on. The checking should be done precisely and reliably so that the correct measurement can be taken for comparison. ये बोलते हैं कि भैया यहाँ पे आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करोगे, जिसके लिए बहुत सारे तरीके अवेलेबल हैं। मतलब आप चाहें तो आप स्टैट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो आप पर्सनल ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो आप रिपोर्ट्स वगैरह देख सकते हैं। बहुत सारे मेजर्स हैं, वो हम आगे भी बात करें, आगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो अलग अलग मेजर्स से यू कैन
अलग अलग मेजरिंग टूल से यू कैन मेजर द परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। और ये आपको बहुत प्रिसाइजली और रिलायबली करनी पड़ेगी ताकि करेक्ट मेजरमेंट आपके हाथ में आए, ताकि कंपैरिजन ढंग से हो सके। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने बहुत ही हेस्टी वे में अपनी मेजरमेंट कैलकुलेट कर ली। अब मेरी नॉर्मल मेजरमेंट में और दैट स्टैंडर्ड जो मैंने सेट किए थे बहुत वास्ट डिफरेंस आ रहा है। फिर मैंने बैठ के देखा तो ये मेरा तरीका ही गलत था, मैंने ढंग से करा ही नहीं था, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। एंड माइंड यू, कंट्रोलिंग बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली अफेयर होता है। इसमें आप गलतियां अफोर्ड नहीं कर सकते कि चलो एक बार गलती हो गई दोबारा से कर लेते, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। So for example, before assembling small parts of a larger machine, the parts can be checked. This would allow for continuous monitoring of both the small parts and the final machine. ये बोलते हैं कई बार क्या करना पड़ता है, ये वाली लाइन मैंने स्किप कर दी, इसमें ये बोल रहे थे कि मेजरमेंट आप काम खत्म होने के बाद भी कर सकते हो, लेकिन कई चीज़ों में आपको मेजरमेंट बीच में भी करना पड़ता है। बोले तो फॉर से कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई 12th बोर्ड्स, ठीक है, मैंने अपने लिए स्टैंडर्ड सेट किया 98%, ओके, मैं 12th बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, मैंने बेंचमार्क कितना सेट किया 98%। अब भाई जब एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल के आएगी, मतलब मैं 12th के बोर्ड्स दे दूंगी, रिजल्ट निकल के आएगा, उसके बाद मुझे कंपेयर करने का कोई सेंस भी नहीं बनता, क्योंकि मेरी 12th निकल गई है, मुझे 12th में मार्क्स मिल गए हैं। तो इट्स बेटर कि प्री बोर्ड्स में या फिर उससे पहले जो एनुअल मतलब जो हाफ ईयरली आई गेस एग्जाम्स होते हैं, उन सब में मैं अपनी परफॉर्मेंस देखूं, मेजर करूं कि मैंने जो सोचा है क्या मैं उतना बढ़िया परफॉर्म कर पा रही हूं, ताकि मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस जब कंप्लीट हो तो वो बिल्कुल वैसी हो जैसे मैंने एक्सपेक्ट की थी। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? दोबारा से सुनो, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा ढंग से सुन लेना। आई एम सेइंग दैट ये मैं हूं, ठीक है, always smiling। आजकल मैंने हेयर बैंड लगाना शुरू कर दिया, तो लेट्स मेक वन हेयर बैंड हियर, ओके, ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैंने अपने लिए टारगेट सेट किया, मैंने अपने लिए स्टैंडर्ड सेट किया, कितना 98%। मुझे 12th बोर्ड्स में 98% चाहिए, मांगता है इतना। अब क्या हुआ, अब मेरे एक्चुअल एग्जाम्स हो गए, उसमें रिजल्ट निकल के आया, फॉर से 95 निकल के आया। वैसे अपने बारे में मैं बुरा क्यों सोच रही, पर इट्स ओके, 95 निकल के आया। तो अब रिजल्ट आ गया ना, मतलब अब तो कुछ हो भी नहीं सकता। अब तुम इसके बाद की स्टोरी सुनो कि दोनों को कंपेयर करे और फिर उसके बाद डेविएशन फाइंड करे, ये करे वो करे, क्या सेंस बनाएगा वो? क्या ही सेंस बनाएगा, क्योंकि तुम्हारे 12th के बोर्ड्स तो निकल गए, तुम्हारे जो मार्कशीट पे मार्क्स छपने वाले थे तो छप गए, तुम्हारी लाइफ के लिए हमेशा एक नंबर तुम्हारे को जुड़ गया तुम्हारे साथ, राइट? तो ये अब कोई सेंस बनाएगा? नहीं बनाएगा। इसलिए ऐसे सिनेरियो में आप वेट नहीं करते हैं कि भाई साहब हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम मेजर करेंगे। आप बीच में ही काम करते करते ही अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर देते हैं। मतलब फॉर से मैंने बोला मेरे हाफ ईयरली हुए, मैंने अपनी परफॉर्मेंस देखी एंड आई वाज स्कोरिंग लाइक फॉर से 60%। हाफ ईयरली में बहुत कम मार्क्स देते थे, इतने भी कम नहीं आते थे मेरे, लेकिन कम मार्क्स मिलते थे यूजुअली, ठीक है, क्योंकि वो स्कूल वाले टीचर्स तो उनको तो पता है ना आपकी रियलिटी, वो तो कम मार्क्स ही देंगे आपको। तो हाफ ईयरली में मेजरमेंट करी मैंने और मुझे लगा यार 60 और 98 वो तो बहुत वाइड गैप जा रहा है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल इम्प्रूव माई परफॉर्मेंस नाउ, आई विल वर्क ऑन माई परफॉर्मेंस, ठीक है। फिर हुए मेरे प्री बोर्ड्स। हमारे स्कूल में 2 प्री बोर्ड्स होते थे, एक जो स्कूल वाले बनाते थे, एक सर्वोदय या किसी स्कूल से आते थे, बहुत फेमस स्कूल था और बहुत हाइप बना के रखी हुई थी हमारे स्कूल में उस चीज़ को लेके कि वहाँ के पेपर आ रहे हैं आपके यहाँ पे, जो कि लीक भी हो जाते थे एट टाइम्स। सो वहाँ से पेपर आए, फर्स्ट मेरा क्या हुआ, व्हाट वी कॉल इट, प्री बोर्ड्स हुए, ठीक है। फिर मैंने बोला चलो अब मेजर करते हैं मैं कहाँ स्टैंड करूँ, एंड आई गॉट 80%। मैंने बोला नहीं और मेहनत करनी पड़ेगी। फिर मैंने सेकंड अपने प्री बोर्ड्स दिए, वहाँ पे आई स्कोर्ड 90%। तो आई गॉट इट कि इसके बाद मुझे थोड़ी सी मेहनत और करनी है एंड आई विल बी एबल टू अचीव माई टारगेट। तो ये क्या हुआ, मैंने मेजरमेंट कब से स्टार्ट कर दी, बीच से ही स्टार्ट कर दी कि भैया जहाँ पे मुझे लग रहा है कि हाँ यहाँ पे दिस इज अप्रोप्रिएट टाइम कि मैं मेजरमेंट करना स्टार्ट कर दूँ, ताकि जो एंड रिजल्ट आए वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा आए जैसे मुझे चाहिए। क्योंकि चीज़ बन जाती है, उसके बाद अगर तुम मेजरमेंट करोगे और कंट्रोलिंग वाली प्रोसेस अपनाना चाहोगे तो समटाइम्स वो उतना एप्ट नहीं रहता है, ठीक है। सो
ये हो गया। उसके बाद परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, वंस मेजर्ड परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड टू द एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स, मतलब एक बार आपकी परफॉर्मेंस मेजर हो गई, उसके बाद जो आपने स्टैंडर्ड सेट किए हुए थे उसके साथ इसका कंपैरिजन होगा, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ कंपैरिजन एड्स इन आइडेंटिफाइंग फ्लॉज इन द वर्क, इससे आपको पता चलता है आप कहाँ गलत जा रहे हो, आपके काम में क्या क्या गलतियां जा रही हैं। As a result, it guides managers in taking the necessary steps to improve performance. These comparisons are easier to make when they are in numerical terms, for example, work efficiently. Okay. तो ये बोल रहे हैं इससे क्या होगा, मैनेजर को पता चल जाएगा भाई कहाँ गौर करना है, कहाँ ध्यान देना है, कहाँ पे इंप्रूवमेंट करनी है। एंड एट द सेम टाइम ये बोल रहे हैं कि भैया जब मेजरमेंट, मतलब जब तुम कंपेयर करते हो ना, तो यूजुअली कंपैरिजन ईजी होता है जब आप क्वांटिटेटिव टर्म्स में बात करते हो, नंबर्स में बात करते हो। अब भाई बोलो 8, मैंने एक्सपेक्ट किया था 9, आए 8, तो मेरे लिए कंपैरिजन करना कितना सही हो गया, है ना। यू होता स्लाइटली राइट और राइट, तो आप कैसे कंपैरिजन करते कि स्लाइटली राइट को मैं किस रेंज में एक्सपेक्ट करूं, हो जाती ना थोड़ी कंफ्यूजन क्वालिटेटिव वे में। तो दे आर सेइंग न्यूमेरिकल वे में जब भी आप कंपैरिजन करते हैं इट्स कंपैरेटिवली इजी फॉर यू पीपल। चलो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज बेसिकली डेविएशन एनालिसिस। व्हेन कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस टू प्री डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड्स, एवरी ऑर्गेनाइजेशन एनकाउंटर्स डेविएशन। ये सबके साथ होता है, जो आप सोचते हैं हमेशा आपको एग्जैक्टली सेम मिल जाए, ऐसा नहीं हो पाता है। लाइफ में भी आपने देखा होगा, जैसा हम चाहते हैं वैसा एग्जैक्टली, चाहे हम कितनी भी मेहनत कर ले, कभी कभार एग्जैक्टली सेम नहीं मिल पाता, राइट। तो वो जो डिफरेंस होता है ना, उसे बिजनेस की लैंग्वेज में बोलते हैं डेविएशन। मतलब आप डेविएट हुए अपने पाथ से, आप अपने डायरेक्शन से थोड़ा सा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो गए, थोड़ा सा आपका इधर उधर गाड़ी चली गई, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट इट इज क्रिटिकल टू आइडेंटिफाई द डेविएशन दैट आर विद इन द एक्सेप्टेबल रेंज। ओके, अब ये बोल रहे हैं कि भैया देखो 19-20 का डिफरेंस चलता है ना, कि मैंने 20 एक्सपेक्ट किया था, मुझे 19 मिल रहा है, आई एम क्वाइट ओके विद इट कि ठीक है यार, इट्स ओके। 20 का 20 हमेशा किसी को नहीं मिलता, लेकिन 15 और 20 का डिफरेंस ये तो नहीं चलता है, तो ज्यादा ही हो जाता है ना भाई। तो ऐसे में ये बोलते हैं कि कुछ डेविएशन आपके एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर होती हैं, आपको उसको लेके बॉदर नहीं करना होता अपने आप को। लेकिन कुछ डेविएशन जो एक्सेप्टेबल रेंज के बियॉन्ड चले जाते हैं। व्हाट इज दिस एक्सेप्टेबल रेंज? ये है कि आपको कितना डेविएशन चल जाएगा, कितने डेविएशन से यू आर ओके। मैंने एक्सपेक्ट किया था मुझे एग्जाम में 95% मिलेंगे, मुझे मिले 94%, तो क्या मैं ओके हूं उस चीज से? तो मैंने पहले दिमाग में सोच के रखा था बफर उसमें कि अगर मुझे 93 अबव मिलेंगे तो मुझे चल जाएगा, मतलब आई वोंट माइंड, लेकिन 93 के बियॉन्ड नहीं होने चाहिए। तो 93 to 95 मेरी क्या थी, एक्सेप्टेबल रेंज थी, जिसमें जितने भी मार्क्स आते मैं एक्सेप्ट कर लेती, फिर मेरे को वो डेविएशन नहीं लगती। तो जितने भी एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर आपके डेविएशंस आते हैं उनको आपको ज्यादा सोचना नहीं होता। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द अदर वे अराउंड, लाइक आपकी डेविएशन बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली डिफरेंट आ रही है, तो आपको फिर सोचना पड़ता है। ओके, चलो, it is recommended that deviation in critical areas be classified first. Managers typically employ critical point control and management by objectives to analyze deviation. Now what's that? Exception, critical point control. ये बोलते हैं कि देखो यार, कभी कभी डेविएशन चल जाती है, थोड़ी बहुत डेविएशन चल जाती है, लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ना कुछ ऐसे की एरियाज होते हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं जहाँ पे हल्का फुल्का सा चेंज भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस चेंज करने वाला हो जाता है। लाइक इफ आई से कि आपकी फैमिली का रिकॉर्ड रहा है कि आपकी फैमिली में 95% से नीचे कोई भी इंसान नहीं लाया है पिछली 10 पुश्तों से, ठीक है, समझ रहे हो? 10 जनरेशन से तुम्हारे घर में एवरीबडी इज गेटिंग मोर देन 95%। तो 95 इज काइंड ऑफ द बेंचमार्क दैट द पीपल इन योर हाउस हैव सेट फॉर यू ऑल्सो। यू आर वर्किंग हार्ड, ठीक है, लेकिन तुम्हें मिले 94 पॉइंट। भैया तुमने तो अपनी पीढ़ियों की पूरी वो क्या बोलते हैं, एक जो ट्रेडिशन चला आ रहा था तुम्हारी जिंदगी में, तुमने उसे खराब कर दिया। 94 कैसे ले आए तुम? तो यहाँ पे ये की एरिया हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही आई गेस बेकार एग्जाम्पल था, बट पॉइंट समझ रहे हो तुम कि ऐसी चीज जो आपके लिए बहुत क्रूशियल थी, आपकी पूरी फैमिली में आपकी वैल्यू आपके मार्क्स पे डिपेंड करती थी, और वो क्रिटिकल वे में आपने थोड़ी सी हल्की फुल्की इधर उधर गलती कर दी, बस
लग गए तुम्हारे खेल, राइट। तो बेसिकली ये बोलते हैं कुछ क्रिटिकल एरियाज होते हैं बिजनेस में, कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं जिसमें आप हल्का फुल्का डेविएशन भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, उसमें आप जो एक्सपेक्ट करते हो वही आपको मिलना चाहिए एग्जैक्टली सेम वे में, और अगर नहीं मिलता है तो वहाँ पे आपको ज़रूरत होती है उन डेविएशन को करेक्ट करने की, बिकॉज आपका बिजनेस आगे उतना बढ़िया तरीके से नहीं चल पाएगा अगर आप उन डेविएशंस पे वर्क नहीं करेंगे तो। चलिए नेक्स्ट दे से मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, व्हाट्स दैट। ये बोलते हैं भैया अगर तुम हाथ को बहुत टाइटली पकड़ लो, मतलब हाथ को, मुट्ठी को बहुत टाइटली बंद कर लो किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, तो वो अक्सर छूटी जाती है तुम्हारे हाथ से। ऐसा ही कुछ है ना, कुछ डायलॉग भी ऐसा कि सब कुछ समेटने की कोशिश करोगे तो कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा, सब कुछ तुम अगर इकट्ठा रखने की कोशिश करोगे तो कुछ भी हाथ नहीं लग पाएगा, राइट। तो बस सेम चीज़ यहाँ पे बोली हुई है कि मैनेजमेंट में अगर तुम हर एक डेविएशन के पीछे भागोगे ना कि तुम्हें भी ठीक कर देते हो, 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 तो तुम किसी भी चीज़ को ठीक नहीं कर पाओगे। पहले अपनी एक्सेप्टेबल रेंज देखो, जो डेविएशन उसके विदन आ रही है उसको जाने दो, जो नहीं आ रही है उन पे वर्क करो, क्योंकि तुम सब पे वर्क करने लगे ना इंडिविजुअली तो वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग एज वेल एज बहुत ज़्यादा हेक्टिक टास्क हो जाएगा, और फिर तुम डेविएशन ठीक करने में ही लगे रहोगे, बाकी कंट्रोलिंग तो तुम्हारी साइड ही हो जाएगी। सो ऐसा नहीं कर सकते। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बोलता है इफ़ यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग दैट विल रिजल्ट इन कंट्रोलिंग नथिंग। ये लाइन बहुत बढ़िया है, बहुत ही एक पंच लाइन की तरह काम करती है, तो ये आपको अपने आंसर में लिखनी है, ठीक है। सो देन करेक्टिव मेजर, करेक्टिव एक्शन में ये बोलते हैं कि आपने ये देख लिया आपकी डेविएशन क्या आ रही है, ठीक है, आपने डेविएशन में ये भी देख लिया क्या ये क्रिटिकल पॉइंट से बिलोंग कर रही है या नहीं कर रही है, और क्या आपको इस पे वर्क करना है कि नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है करेक्टिव मेजर लेना, मतलब वो डेविएशन को करेक्ट करने की कोशिश करना, जो गलतियां आपसे जा रही हैं उनको ठीक करने की कोशिश करना। So when deviations exceed the allowable limits, management is required to take corrective action. This is the final step of controlling, and it aims to correct the organization's flaws so that the errors do not reoccur. For example, if the production target is not met on time, appropriate corrective actions such as training workers or updating machinery can be taken. एंड दैट्स इट। हमारा एक और क्वेश्चन इसी के साथ खत्म होता है। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, और ये बोलता है एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल। आपको मैनेजरियल कंट्रोल की डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में बात करनी है। यहाँ पे भी आपका आंसर फ्लो चार्ट से ही शुरू होना चाहिए। वो फ्लो चार्ट कैसे बनना चाहिए, लेट मी टेल यू पीपल दिस। ओके, सो सबसे पहले मैनेजरियल कंट्रोल टेक्निक्स, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिखूंगी, सो नाम से समझते जाना। मैनेजरियल कंट्रोल टेक्निक्स, इधर आएगा ट्रेडिशनल, ऐसी चीजें जो कि आप सदियों से यूज करते हुए आ रहे हैं और आज भी वो ऑब्सलीट नहीं हुई हैं। फिर आती हैं आपकी मॉडर्न टेक्निक्स, मतलब जो नई नवेली हैं, ठीक है। फिर ट्रेडिशनल टेक्निक्स में आती हैं आपकी 4 अलग अलग टेक्निक्स, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स, ब्ला ब्ला स्टफ, और मॉडर्न में आती हैं आपकी 2। आप देख लेना आप हॉरिजॉन्टल लिख रहे हो या वर्टिकल, मतलब आपकी शीट किस तरह की है। अगर आपकी शीट वर्टिकल है तो ऐसा वाला फ्लो चार्ट मत बनाना, ट्रेडिशनल टेक्निक के नीचे लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट तुम सारा वो लिख देना, सेम चीज़ वहाँ करना। लेकिन अगर तुम्हारे को जो शीट मिली है वो हॉरिजॉन्टल वे में है तो ऐसा वाला बनाना बहुत खूबसूरत लगेगा, ठीक है। चलो नाउ लेट्स सी क्या क्या टेक्निक्स हैं हमारी मॉडर्न और ट्रेडिशनल में। Okay, so traditional techniques and modern techniques are the 2 broad categories of managerial control techniques. मतलब ये 2 broad categories हैं managerial techniques की, control techniques की। और पहले हम बात करेंगे techniques of the past, बोले तो ऐसी techniques जो कि पुराने ज़माने से इस्तेमाल हो रही है, मतलब traditional techniques के बारे में बात करें। इसमें first है personal observation, खुद की आंखों से देखना। तो मतलब आपके सर पे कोई मैनेजर बैठा होगा वो जो कंटिन्यूसली आपको मॉनिटर कर रहा होगा कि आप कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली।
जो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप वैसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मतलब पूरा एकदम बिल्कुल टोचा टाची चलती रहेगी कि अरे नहीं 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 तुम यहाँ पे गलत जा रहे हो, रुको रुको, ऐसे करो ऐसे करो, तो ऐसे रहता है। और इसकी एक नेगेटिव बात ये होती है कि ये हर नेचर की जॉब पे एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज हर नेचर की जॉब में आप किसी को सर पे बिठा नहीं सकते। टू बी ऑनेस्ट, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ और कोई इंसान आके यहाँ पे बैठ जाता है जस्ट टू सी कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ, तो ऐसे में मेरे लिए ना बड़ा मतलब वो हो जाएगा, मैं बहुत कॉन्शियस हो जाऊंगी कि क्या है यार यहाँ पे क्यों बिठा रखा है। इनिशियली होता था मैग्नेट ब्रेन्स पे, हमने जब नया नया ज्वाइन किया था टीचर्स ने, दैट वाज इनिशियल फेज वाला टाइम, तो एवरीबडी वाज ट्राइंग टू इम्प्रूव द थिंग्स राइट। तो एक ना एक बंदी बैठी रहती थी, और वो बंदी अभी नहीं है यहाँ पे, तो आई कैन टॉक अबाउट हर। तो वो बिल्कुल मतलब मैम ये लाइन ना ऊपर चली गई, ये लाइन नीचे चली गई, ये हो गया वो हो गया, और मुझे एक एक वीडियो बनाने में इतना टाइम लग जाता था क्योंकि हाथ से लिखना रहता था, और उसमें हल्का फुल्का भी ऊपर नीचे हुआ तो फिर वो टोचा टाची शुरू हो जाएगी, तो ऐसे में काम डिले भी हो जाता है कई कई चीज़ों में। सो हर नेचर की जॉब में ये पर्टिकुलर चीज पॉसिबल नहीं है। दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स मैनेजर्स पर्सनली ऑब्जर्विंग द वर्क बीइंग डन। इट अलाउज द मैनेजर्स टू गैदर द नेसेसरी इंफॉर्मेशन व्हाइल आल्सो पुटिंग प्रेशर ऑन द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म ऑल वेल, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्ड बाय देयर बॉस। कंटिन्यूसली तुम्हारा मॉनिटर तुम्हें क्या बॉस तुम्हें क्या करेगा, मॉनिटर करेगा। इट इज हाउएवर अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस दैट कैन नॉट बी यूज्ड वेयर अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस मस्ट बी ओवरसीन। ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम होता है, और ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस कर रहे होते हैं वहां पे ये चीज नहीं पॉसिबल है, वहां पे ये चीज नहीं कर सकते आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टेक्निक पे चलते हैं, दैट इज स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स। स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स में कुछ नहीं है, इकोनॉमिक्स में जो स्टैट्स पढ़ते हो ना तुम, स्टैट्स में जो तुमने पढ़ा है पाई डायग्राम और ये बनाना वो बनाना, बार ग्राफ्स, ये सारी चीजें तुम्हारे यहाँ पे इस्तेमाल हो जाती है। तो दे से डेटा फ्रॉम वेरियस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सच एज एवरेजेस, रेशियोज, परसेंटेजेस एंड सो ऑन can be easily presented in the form of graphs, charts and tables. This type of presentation allows for easy comparison of performance to standards. फिर आता है आपका ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन। 5 रुपए में चीज ली है, 5 रुपए में तुम बेच रहे हो, तो ब्रेक इवन एनालिसिस में हम पूरा एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम देखते हैं हमारा वो पॉइंट कहाँ है, कौन सा है जहां पे हमें नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, तो उसके इधर के जो पॉइंट्स होंगे उसमें हमें लॉस हो रहा होगा, उसके उधर के जो पॉइंट्स होंगे उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा होगा। तो पूरा डायग्राम बनता है और उसके बेसिस पे एनालाइज किया जाता है। They say a study of relationship between cost, volume and profits. The amount of sales at which there is no profit no loss is referred to as break even point. It is calculated when the total cost incurred equals to total revenue earned. The manager can use this technique to estimate the cost and profit to the organization at various levels of the quantity and thus find the level where profit can be maximized. जैसे कि मैंने बताया एक पॉइंट के बियॉन्ड प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है, तो जहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा होगा वो हम चूज करेंगे, हम उस पॉइंट तक पहुंच सके, तो मैनेजर बेसिकली वो देखने के लिए बनाता है। फिर है बजटरी कंट्रोल। यहाँ पे हम हर एक चीज का बजट बनाते हैं। फर्स्ट से सेल्स का बजट बना लिया, परचेज का बजट बना लिया, रॉ मटेरियल का बजट बना लिया, R&D का बजट बना लिया, तो हर एक चीज का बजट बनता रहेगा और उसके अकॉर्डिंग ही पूरा क्या काम चलेगा, ठीक है। तो बजटरी कंट्रोल इज अ टेक्निक फॉर प्लानिंग फ्यूचर ऑपरेशंस यूजिंग बजट्स। इन दिस कंटेक्स्ट द टर्म बजट रेफर्स टू क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव स्टेटमेंट दैट आउटलाइंस द गोल्स दैट मस्ट बी मेट विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये तो आपके आंसर में होना ही चाहिए कि बजट एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए बनाया जाता है। मैंने वन शॉट में भी जब आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि बजट हमेशा टाइम पीरियड से एसोसिएटेड होते हैं। मैं अपने घर के लिए बजट बना रही हूं तो मैं अगले 1 महीने तक का बजट बना रही होंगी या 1 साल तक का बजट बना रही होंगी, तो टाइम को देख के अपन बजट बनाते हैं, सारी फिगर्स उसी के अकॉर्डिंग चलती है। चलिए next said also facilitates exception by, management by focusing on activities that deviate, okay blah blah stuff. Modern techniques में first ये बोलते हैं return on investment, मतलब तुमने कहीं रिटर्न की, मतलब तुमने कहीं इन्वेस्ट किया, ठीक है, how much return you are getting from there, ठीक है, तो ये देखा जाता है यहाँ पे। सो यहाँ ये बोल रहे हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द प्रॉफिट्स और बेनिफिट्स अर्न्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। इट इज यूजफुल टेक्निक फॉर डिटर्मिनिंग वेदर इन्वेस्टेड कैपिटल इज बीइंग यूज्ड इफेक्टिवली एंड वेदर रीजनेबल रिटर्न्स आर बीइंग जनरेटेड फ्रॉम दीज इन्वेस्टमेंट्स। मैनेजर्स कैन यूज दिस टेक्निक टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिविजन्स और टू कंपेयर करंट एक्शंस टू प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस। तो मतलब बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से आप ये देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर में तुम कितना कर रहे थे, अब कितना कर रहे हो, इससे तुम्हें एक्चुअली पता लगता है कि हाउ बेटर यू आर डूइंग, ठीक है।
नेक्स्ट और लास्ट है हमारा रेशो एनालिसिस। यहाँ पे हम अलग अलग रेशोज निकालते हैं जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। 4 रेशोज के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड हमारा टर्नओवर रेशो। जो हमारा लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी है बेसिकली हमारे कंपनी की सॉल्वेंसी बताता है, मतलब आर वी एबल टू पे ऑफ आवर डेट्स कि नहीं, ठीक है। और जो लिक्विडिटी है वो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बताएगा, वेयर एज जो सॉल्वेंसी है वो लॉन्ग टर्म वाली आपकी सॉल्वेंसी बताता है, मतलब लंबे समय में आप कितने सॉल्वेंट हैं, और लिक्विड वाली शॉर्ट टर्म में आप कितने सॉल्वेंट हैं वो बताता है। फिर है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, मतलब आप कितना प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, मतलब जितने रेवेन्यूज तुम्हें आ रहे हैं उसके कंपैरिजन में तुम्हारा प्रॉफिट कितना निकल रहा है। तो इट्स मोर लाइक रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट, रेवेन्यू एंड योर कॉस्ट, ठीक है। फिर है टर्नओवर, जितना हाई टर्नओवर होगा उतना बेटर तुम्हारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा होगा रिसोर्सेज का, रिसोर्स कितने बढ़िया तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं वो टर्नओवर से हमें पता चल जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नहीं आगे भी है, सॉरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसमें क्या करते हैं, हम एक एक डिपार्टमेंट बना देते हैं, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया हमने एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक डिपार्टमेंट को एक जिम्मेदारी दे दी। जैसे घर पे शादी होती है तो हम क्या करते हैं, तुम केटरिंग का सामान संभाल लेना, तुम बैंकेट का देख लेना, तुम ड्रेसेस वगैरह का देख लेना, तुम कुछ मत करना, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपने हर एक इंसान को उसके रिस्पेक्टिव जो एरियाज थे वहां की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, अब उस पर्टिकुलर काम की जिम्मेदारी उसी इंसान की बनेगी। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हो कि कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर, कॉस्ट सेंटर डिसाइड करेगा कि कितनी कॉस्ट हमें रखनी चाहिए ताकि हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमा पाएं, कैसे हम कॉस्ट को कम कर सकते हैं, कैसे हम और बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं रिसोर्सेज की। देन रेवेन्यू सेंटर सोचेगा कि रेवेन्यू कैसे जनरेट किया जाए और रेवेन्यू कैसे वो करे। इन्वेस्टमेंट वाला सोचेगा कि लॉन्ग टर्म में हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना प्रॉफिट आना चाहिए, कैसे आना चाहिए। तो वो सारे अलग अलग सेंटर्स बने हुए हैं। सो यहाँ ये बोलते हैं डिफरेंट डिविजन्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर designated as responsibility centers under this system. Each center's head is in charge of center's goals and responsibilities. The following are some examples of responsibility centers that can be established. First है cost center जो कि देखेगा expenses, फिर है revenue center जो कि देखेगा sales और marketing activity, फिर है profit वाला वो देखेगा कि कॉस्ट रिड्यूस करने से फ्रॉम रेवेन्यू बोले तो जो आपने बेच के पैसा लाया है, अब वो पूरा तो आपकी कमाई नहीं होती ना, उस पैसे में आपको कॉस्ट भी निकालनी है। फॉर से मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ, ठीक है, मैं कोई चीज 10 रुपए की खरीद के लाई हूँ, ठीक है, ये 10 रुपए मैंने अपनी जेब से निकाले हैं और वहां पे पे किए हैं। अब मैं यही चीज 15 रुपए में बेच रही हूँ, आगे 10 रुपए में खरीदी, 15 रुपए में बेची। अब जो 15 रुपए मेरे हाथ में आ रहे हैं क्या वो मेरी पूरी कमाई है? नहीं, उस 15 में से मुझे ये 10 माइनस करने पड़ेंगे जो मैंने कॉस्ट बेयर की थी, जो मैंने अपने जेब से पहले पे किए थे उस सामान को खरीदने के लिए, और जो वो निकलेगा फिगर दैट इज 5 रुपीज, वो है मेरी एक्चुअल कमाई। तो प्रॉफिट, कॉस्ट और रेवेन्यू का रिलेशनशिप ये वाला सेंटर देखता है। इन्वेस्टमेंट वाला देखता है कि अकाउंट असेट इन्वेस्टमेंट क्या करनी है, लॉन्ग टर्म अकाउंट असेट्स कैसे करनी है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इस तरह से चलती है। फिर है मैनेजमेंट ऑडिट, मतलब यहाँ हम देखते हैं कि भैया हमारी मैनेजमेंट जो मतलब जिसका काम था कि ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज़ सिस्टमैटिकली तरीके से चलाए, जिसका काम था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग बहुत अच्छे तरीके से करे, क्या वो अपना काम ढंग से कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम बेसिकली मैनेजमेंट ऑडिटिंग में हम बेसिकली मैनेजमेंट की ऑडिटिंग करते हैं, हम देखते हैं कि क्या वो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। So it says this is a systematic approach to analyze and evaluate the overall efficiency of a company's management. Its goal to access the management's efficiency and effectiveness in order to identify flaws in overall performance. It serves as an important control system by continuously monitoring the manager's work activities. फिर है PERT and CPM। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बहुत बड़े टास्क को टुकड़ों में बांट देते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज के बेसिस पे, और फिर उसका लॉजिकल सीक्वेंस बना देते हैं। जब हम लॉजिकल सीक्वेंस बनाते हैं तो एक नेटवर्क डायग्राम क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हम हर एक चीज को ना एक टाइम लिमिट दे देते हैं कि ये वाला टास्क हमें इतने टाइम में करना है, ये वाला टास्क मुझे इतने टाइम में करना है। फॉर से हमारा प्रोजेक्ट है 12th में बहुत अच्छे मार्क्स लाना बिजनेस स्टडीज में, तो हमें इतना सिलेबस पढ़ना है, दैट्स आवर प्रोजेक्ट। तो हमने क्या किया, हर एक चैप्टर को डिवाइड कर लिया, मतलब ये चैप्टर फर्स्ट एक दिन पढ़ूंगा, सेकंड पढ़ूंगा, थर्ड दिन थर्ड पढ़ूंगा, ठीक है। तो आपने एक्टिविटीज में डिवाइड कर लिया। अब आपने सीक्वेंस भी फिक्स कर लिया कि छोटे चैप्टर में पहले पढ़ूंगा, बड़े चैप्टर
चैप्टर मैं बाद में पढ़ूंगा और जो एक दूसरे से रिलेटेड है उसमें बेसिक वाला चैप्टर पहले पढ़ूंगा, ठीक है। तो ये आपने सीक्वेंस बना लिया, एक नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ हो गया। उसके बाद आपने बोला इस चैप्टर को पढ़ने में मुझे 2 दिन लगेंगे, इस चैप्टर को पढ़ने में मुझे 4 दिन लगेंगे, इस चैप्टर को पढ़ने में मुझे 1 दिन लगेगा। तो ऐसे में आपने हर एक एक्टिविटी को एक टाइम दे दिया है। PERT और CPM में बस ये डिफरेंस हो जाता है, PERT में 3 टाइम दिए जाते हैं। वन इज पेसिमिस्टिक, मतलब सबसे लंबा समय कितना लग सकता है इस काम को करने के लिए। फिर ऑप्टिमिस्टिक, मतलब सबसे कम समय कितना लग सकता है एक काम को करने के लिए। फिर आता है मोस्ट लाइकली, मतलब एवरेज क्या लेके चल रहे हो तुम। वेयर CPM में हम सिर्फ एक ही टाइम लेते हैं कि भैया इसको काम करने में 2 दिन लगेंगे बस। दूसरे में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम इसमें 4 दिन लग सकते हैं, मिनिमम इसमें 1 दिन लग सकता है, ऑन एन एवरेज इसमें 2 दिन लगते हैं, ऐसा। ओके, सो दैट्स द थिंग। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड फिर है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ये MIS एक सिस्टम है जो कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अपडेटेड रहता है। इससे इंफॉर्मेशन का लेन देन बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि सबके जिनके पास एक्सेस होता है वो उसे देख सकते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हैं। तो एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू एवरीबडी कैन बी कनेक्टेड। तो MIS सिस्टम ऐसे वर्क करता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ज़्यादा डिटेल में समझता है तो या तो 1 शॉट देख लो, या फिर इससे पहले मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, वो देख सकते हैं आप। डन, चलो now let's move to question number 13। ये बोलता है explain the importance of controlling in an organization, what are the problems faced by organization in implementing an effective control system। सबसे पहले तो आपको controlling के importance बताने हैं, and secondly what are the problems faced by organization in implementing an effective control system। किसी भी organization को क्या problems face करनी पड़ती हैं एक effective control system अपने यहाँ पे execute करने में, implement करने में, ठीक है। सो लेट्स सी इट्स आंसर। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे, तो ये बोलते हैं कंट्रोलिंग इज अ क्रिटिकल एंड नेसेसरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आप देख रहे हैं एक बार इनका पैटर्न, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इन्होंने कंट्रोलिंग के बारे में ही बात की है। भैया उसके इंपॉर्टेंस तो बाद में आएंगे, पहले ये तो जान ले कंट्रोलिंग क्या होता है। तो दे आर सेइंग controlling is a critical and necessary function of management. Its goal is to manage managerial actions by establishing standards and identifying deviations in actual performance from those standards. It also ensures that resources are used efficiently while corrective actions are taken for deviations. The following are some of the factors that emphasize the significance of control. फर्स्ट है अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सबसे पहले तो कंट्रोलिंग क्यों किया जाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन ने अपने लिए सपने देखे हैं उन सबको अचीव किया जा सके। अब लिखने का पैटर्न देखो तुम, यहाँ पे आप चाहते तो इंपॉर्टेंस का फ्लो चार्ट भी बना सकते थे। मतलब अगर आप चाहते हैं पेपर में थोड़ा और बढ़िया तरीके से पेपर को मतलब अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना, तो आप यहाँ पे पहले फ्लो चार्ट बना सकते हो जिसमें आप सारे पॉइंट्स मेंशन कर दोगे, उसके बाद 1 by 1 यू कैन एक्सप्लेन द पॉइंट्स। तो अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स में मतलब बेसिकली जो सपने ऑर्गेनाइजेशन ने अपने लिए देखे हैं उनको अचीव करने के बारे में बात हो रही है। सेकेंड है इवैल्यूएटिंग द स्टैंडर्ड्स। मतलब प्लानिंग एक एक्टिविटी होती है मैनेजमेंट की, एक फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, उसमें आप कुछ स्टैंडर्ड सेट करते हो। कंट्रोलिंग में जब आप उन स्टैंडर्ड्स को मैच करते हो अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस से, तो आपको पता चलता है कि वो स्टैंडर्ड्स कितने सही थे। क्योंकि अगर मान लो तुम्हारी बार बार बहुत बड़ी बड़ी डेविएशन आ रही है, मतलब कहीं तो गलती जा रही है, या तुम अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, या फिर तुमने स्टैंडर्ड सही नहीं सेट किए जो करने चाहिए थे। तो इससे तुम्हें स्टैंडर्ड्स का भी पता चल जाता है, उनकी एक्यूरेसी भी समझ में आ जाती है, उनकी जजमेंट भी हो जाती है कि ढंग से कर रहे हैं, कि मतलब ढंग से बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पर आई प्रेफर जब आप अपनी लैंग्वेज ही लिखें पेपर में, मतलब जो जब आपको लिखने का मौका मिला है तो खुद की लैंग्वेज में लिखो, ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। रटी रटाई लैंग्वेज में आई डोंट थिंक सो कोई बच्चा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन, अब कंट्रोलिंग से हम सब पे नज़र रखते हैं, उनको वेस्टेज करने से रोकते हैं, उनको गलतियां करने से रोकते हैं। इससे क्या होता है, अल्टीमेटली जो रिसोर्सेज होते हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। देन एम्प्लॉय मोटिवेशन, ये बोलते हैं कि भैया देखो सबको पता है सबको क्या टारगेट मिले हुए हैं, क्या काम करना है, उनसे क्या एक्सपेक्टेड है,
राइट जब मुझे पता है मेरा ये टारगेट है, मुझे ये अचीव करना है, तो मेरे अंदर से मोटिवेशन आएगी कि यस आई वांट टू डू दिस, मुझे प्रूव करना है अपने आप को लोगों के सामने। तो यहां से क्या होगा, मोटिवेशन लेवल बढ़ता है किसका, एम्प्लॉयज का। देन ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, ऑब्वियसली नजर रखी हुई है किसी ने कंटिन्यूसली, तो तुम हरकतें तो कर नहीं सकते हो वहां पे, तो तुम्हारा ऑर्डर एंड डिसिप्लिन भी मेंटेन हो गया। मतलब अगर कोई कंटिन्यूसली मेरे ऊपर नजर रखे तो यार मैं तो वो मस्ती कर ही नहीं पाऊंगी जो मैं चाहती हूँ, राइट। तो ऐसे में मैं क्या रहूंगी, हमेशा डिसिप्लिन वे में रहूंगी कि भैया बहुत तमीज से रह रही हूँ, कि बहुत सही वो है, बहुत हरकतें नहीं पटकते हैं काइंड ऑफ। तो ऐसे ये 5 पॉइंट्स हो गए हमारे इंपॉर्टेंस के। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर उसके बाद हम चलते हैं उन प्रॉब्लम्स पे जो कि कंपनी को फेस करनी पड़ती हैं जब कंट्रोलिंग ढंग से काम नहीं करता है। तो अच्छा नहीं, वन मोर पॉइंट इज देयर, प्रमोटिंग कोऑर्डिनेशन। जब हर किसी को पता है उनके क्या टारगेट्स हैं, उनका क्या काम है, सब अपने अपने काम में मगन रहते हैं, तो वो दूसरों के कामों में इंटरफेयर नहीं करते, और कभी कभी जरूरत पड़ती है तो एक दूसरे को असिस्ट कर देते हैं, जिसके कारण और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन भी बढ़ जाता है। अब कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आती है, फर्स्ट है कॉम्प्लिकेशन वाइल सेटिंग स्टैंडर्ड्स। भैया देखो, जो हमारे क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स होते हैं वो तो बहुत इजीली सेट हो जाते हैं कि भैया 10, 4, 5, 6 क्या सेट करना है आपको कर लो। लेकिन व्हेन इट कम्स टू क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स, मतलब जहां पे क्वालिटेटिव चीजों के बारे में बात होती है, वहां पे आपके लिए स्टैंडर्ड सेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो यूजुअली किसी भी कंपनी को फेस करनी पड़ती है जब वो स्टैंडर्ड सेट कर रहे होते हैं। तो फॉर बेटर कंट्रोल इट इज क्रिटिकल टू एस्टेब्लिश क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स. Controlling on the other hand becomes less effective when the standards are defined in qualitative terms. The use of qualitative standards complicates the evaluation performance. Qualitative terms काफी हद तक इवैल्यूएशन को भी क्या करती है, कॉम्प्लिकेट बना देती है, क्योंकि तुमने अच्छा किया, बहुत अच्छी किया, अच्छा किया, बहुत बहुत अच्छा किया, बुरा किया, बहुत बुरा किया, बहुत बहुत बुरा किया, अब तुमने ये क्वालिटी रख दी है, ठीक है। अब ऐसे में कोई इंसान कैसे कौन सी वाली कैटेगरी में फिट हो, कैसे जाए, वो बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। तो ये चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लिकेशन वाइल सेटिंग स्टैंडर्ड, ये हो गया हमारा। सेकेंड है एक्सटर्नल फैक्टर्स, द बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग और आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स पे कंट्रोल नहीं होता। भैया आपने कुछ प्लान किया था, गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी, बस आपकी प्लानिंग पूरी की पूरी धरी रह जाएगी, ठीक है। तो ऐसे गवर्नमेंट की पॉलिसी पे आपका कंट्रोल नहीं है, वैसे ही बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। और जब आपका चीजों पे कंट्रोल नहीं होता, उस टाइम पे आप कैसे ही हर एक चीज मैनेज करेंगे, कैसे ही कंट्रोल कर पाएंगे। एम्प्लॉयज रेसिस्टेंस, जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, वो बड़े मतलब एक बार अगर वो हो जाते हैं ना, यूज टू हो जाते हैं किसी एनवायरनमेंट को, तो वो ढीठ हो जाते हैं। फिर उनको उस एनवायरनमेंट से निकाल के हल्का फुल्का भी चेंज देना ना, उनके लिए यूं हो जाता है, ये मेरी पर्सनल स्पेस में क्यों आ रही है, क्यों मेरे को ऐसे टोचा टाची कर रहे हैं, तो वो बहुत रेसिस्टेंट शो करते हैं। तो ये दिक्कतें बहुत ज्यादा फेस करने पड़ते हैं कंट्रोलिंग के टाइम पे कि भैया चेंजेस को उतने अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया जाता है एम्प्लॉयज के द्वारा, और यूजुअली वो रेसिस्ट करते हैं चेंजेस को। देन है एक्सपेंसिव प्रोसेस। भाई कंट्रोलिंग का मैंने आपको पहले ही बताया, टाइम कंज्यूमिंग भी है, बिकॉज बहुत टाइम लगता है, आपको परफॉर्मेंस मेजर करनी है, आपको अलग अलग सैट्स के टूल्स लगाने हैं, बहुत कुछ करना है, तो बहुत बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग चीज़ होती है। एंड एट द सेम टाइम पैसे भी बहुत लगता है, बहुत पैसे लगते हैं। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस कंसिडर की जाती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि सीसीटीवी इंस्टॉल करवाने पड़ेंगे अगर आपको सुपरविजन रखना है तो। अब भाई मैं खुद बैठ जाऊँ सबके ऊपर कि भैया हाँ देखती हूँ कौन कैसे कर रहा है, तो अब हो सकता है मैं इधर देखूँ और इधर कोई कुछ करने लग जाए। जैसे पेपर में होता है, इन्विजिलेटर होता है, उसको पूरी क्लास का ध्यान रखना होता है, वो जैसे इधर देखता है इधर वाले बच्चे चीटिंग करने लग जाते हैं, वो जैसे इधर देखते हैं इधर वाले बच्चे चीटिंग करने लग जाते हैं, होता है ना ऐसे। तो सेम वे में इस चीज़ को रेसिस्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, सीसीटीवी लगा सकते हैं। लेकिन सीसीटीवी तो बड़े महंगे आते हैं, वैसे सस्ते आते हैं, लेकिन अच्छे वाले लगवाने तो महंगे आते हैं, तो काफी कॉस्टली अफेयर पड़ जाता है पूरा ये चीज। चलो एक और क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म होता है। टोटल 16 क्वेश्चंस है इस चैप्टर में, हम 14th क्वेश्चन पे आ गए, इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं। It says discuss the relationship between planning and controlling. If you remember, short answer type question में भी क्वेश्चन आया था कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग मतलब फॉरवर्ड लुकिंग है बैकवर्ड लुकिंग है, ऐसा क्वेश्चन आया था और आपको कमेंट करना था। अगेन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में एक क्वेश्चन आया है कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग के रिलेशनशिप को दर्शाइए। चलो मैं पहले वैसे ही समझा देती हूँ इसमें। इट सेज प्लानिंग में हम क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं,
लेकिन क्या हमें रात को सपना आता है कि हमें ये स्टैंडर्ड सेट करना है? बताओ, मैं तुम्हें बोलूं तुम्हें अपने आप को 12th के लिए टारगेट देना, बिजनेस स्टडीज में कितने मार्क्स चाहिए तुम्हें, बेंचमार्क सेट करना है। अब तुम किस बेसिस पे बेंचमार्क सेट करोगे कि भैया भावुक हो गए मैम की बात के बाद और हम 98 95 के सपने देख रहे हैं, और जबकि एक्चुअली तुम्हारे 40 से ऊपर कभी गए नहीं है। ऑफेंडेड मत फील करना, वैसे मजाक कर रही हूँ, मतलब एग्जाम्पल है, ठीक है, बुरा मत मानना, कहीं कमेंट सेक्शन में शुरू हो जाओ मैम ऐसे कैसे बोल रहे हो। आई एम सेइंग कि भैया तुम्हारे नॉर्मली किसी भी एग्जाम में 40-50 से ज्यादा नंबर आते ही नहीं है, तो तुम अपना टारगेट क्या ऐसे सेट करोगे 95? नहीं ना, अपना पास्ट रिकॉर्ड देखोगे, कितने पानी में हो तुम, कितना कर सकते हो, कितनी उम्मीद है तुम्हें। हाँ, मेरे लेक्चर्स देखने के बाद यू विल बी लाइक हाँ 98 स्कोर कर सकते हैं, बट उसको छोड़ के खुद की बताओ। होता है ना, पुरानी परफॉर्मेंसेस देख के हम नेक्स्ट वाले के लिए आगे सेट करते हैं। अब भाई मेरी फैमिली को पता है कि भैया हमारी बच्ची एवरेज है, तो वो क्या मेरे लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपने देखेंगे? नहीं ना, पास्ट रिकॉर्ड चेक करके उसी के अकॉर्डिंग बेंचमार्क सेट करेंगे ना। तो सेम चीज यहाँ पे है, स्टैंडर्ड जो हम सेट करते हैं प्लानिंग में, वो हम बेसिकली अपने पास्ट रिकॉर्ड से देखते हैं कि भैया हम कितना बढ़िया कर चुके हैं लाइफ में, ठीक है। और पास्ट रिकॉर्ड से देखने में मतलब हम किस में देख रहे हैं, हम कंट्रोलिंग के रिजल्ट्स को देख रहे हैं। कंट्रोलिंग में जो रिजल्ट्स आए थे हमने उनको रेफर किया और हमने प्लानिंग के लिए स्टैंडर्ड सेट करे। तो ये हो गया रिलेशनशिप प्लानिंग का कंट्रोलिंग के साथ। आया समझ कि प्लानिंग में जो स्टैंडर्ड सेट होते हैं उसके लिए हम रेफर करते हैं पास्ट रिकॉर्ड्स को, और वो पास्ट रिकॉर्ड्स हमें कहां से मिलते हैं? कंट्रोलिंग से मिलते हैं। चलो अब कंट्रोलिंग और प्लानिंग का समझ लेते हैं। कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं? कंट्रोलिंग में हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को जो टारगेट हमारे सेट किए गए थे उसके साथ कंपेयर करते हैं, राइट। एक्चुअल को हम हमारे जो टारगेट सेट किए गए थे प्लानिंग में उसके साथ कंपेयर करते हैं। तो ये टारगेट जो हमने सेट किए थे यहां हमने कहां सेट किए हैं? जो टारगेट्स, जो स्टैंडर्ड्स, जो बेंचमार्क्स आपने सेट किए कहां सेट किए? ये आपने प्लानिंग में सेट किए। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू पीपल। कोई वो नहीं जा रही है, कोई डाउट हो अगर आप लोगों को तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो टारगेट जो भी है वो कहां पे मिलेगा आपको? प्लानिंग के थ्रू मिलेगा। तो दिस इज हाउ कंट्रोलिंग इज डिपेंडेंट अपॉन प्लानिंग, ठीक है। तो हमने ये दोनों समझ लिया कि प्लानिंग किस तरह से कंट्रोलिंग पे डिपेंडेंट है, कंट्रोलिंग किस तरह से प्लानिंग पे डिपेंडेंट है, और दोनों ही फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग भी हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ओके, पैराग्राफ्स के बेसिस पे है ये। इट सेज कि मैनेजमेंट का प्लानिंग और कंट्रोलिंग फंक्शन एक दूसरे से बहुत ज्यादा लिंक्ड है, ठीक है। On one hand, planning refers to psychological process of considering and deciding what should be done and how it should be done. Planning में हम क्या सोचते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, ठीक है। That is, planning determines the goals to be achieved and the course of action to be taken. मतलब ये बताता है कि क्या गोल्स हैं हमारे, क्या हमें अचीव करना है और क्या एक्शन हमें उन्हें अचीव करने के लिए लेना है। Controlling, on the other hand, refers to the process of managing and evaluating work done in accordance with the standard and implementing corrective measure if there are any deficiencies. I guess दोनों की definition लिखी हुई है कि प्लानिंग में तो हम ये सोचते हैं कि करना क्या है और कैसे करना है। कंट्रोलिंग में हम देखते हैं कि भाई हमने कर दिया है, अब उसके बाद देखते हैं कि जो हमने सोचा था और जो हमने कर दिया है दोनों में कितना गैप जा रहा है, कुछ तरीका है उसे ठीक करने का, तो वो देख लेते हैं, ठीक है। So planning establishes the standard that serve as the foundation for controlling. Planning क्या करता है? स्टैंडर्ड सेट करता है जो कि इस्तेमाल होते हैं कंट्रोलिंग में, जो कि मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले। The various objectives and policies developed during planning serve as benchmarks against which actual performance is measured. Planning में जो हम policies बनाते हैं, plans बनाते हैं, वो हमारे लिए standards होते हैं, benchmarks होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कंट्रोलिंग में उसके साथ कंपैरिजन करवाते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस का। Controlling without planning is a waste of time. There is nothing to control if there are no standard or objectives. भाई आपने स्टैंडर्ड्स ही नहीं सेट किए, अब तुम एक्चुअल परफॉर्मेंस लेके बैठे हुए, उसको किसके साथ कंपेयर करोगे? सेंस क्या बनाएगा वो? तो ये बोल रहे हैं बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग कुछ भी नहीं है। ये दोनों ना जुड़वा भाई हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक के बिना दूसरा क्या है, थोड़ा सा अधूरा है। देन दे से that is
if managers do not know what the end goal is, they have no standard against which to judge current performance and deficiencies. अगर कुछ होगा ही नहीं स्टैंडर्ड तो कैसे जज करोगे परफॉर्मेंस को और डेफिशिएंसीज को. सिमिलरली प्लानिंग विदाउट कंट्रोल इज मीनिंगलेस. ये बोलते हैं बिल्कुल उसी तरीके से प्लानिंग भी कंट्रोलिंग के बिना क्या है, मीनिंगलेस है. फॉलोइंग द फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स इट इज नेसेसरी टू मॉनिटर एंड इवैल्यूएट वेदर द परफॉर्मेंस इन अकॉर्डेंस विद द डिजायर्ड प्लान्स और नॉट. ये बोलते हैं कि भैया आपने प्लानिंग में प्लान्स बना लिए, ठीक है, अब कंट्रोलिंग से आपको ये पता चल जाता है कि आपने जो प्लान्स बनाए थे क्या वो सही दिशा में चले गए हैं या नहीं गए हैं. तो एक्चुअली आपको समझ में आता है कि जो आपने सोचा था क्या उसका एग्जीक्यूशन बिल्कुल वैसे ही हुआ है कि नहीं हुआ है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेड कर दिया मैंने, एकदम हटा दूँ इसको. कंट्रोलिंग इज रिक्वायर्ड फॉर डिटर्मिनिंग वेदर द प्लान इज बीइंग प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड, इफ देयर आर एनी डेफिशिएंसीज इन द वर्क एंड इफ करेक्टिव एक्शंस आर रिक्वायर्ड टू अचीव द प्लान गोल्स. प्लानिंग कैन नॉट बी कैरिड आउट इफ देयर इज नो कंट्रोल. प्लानिंग नहीं हो सकती है अगर कोई कंट्रोल नहीं हो. एज अ रिजल्ट प्लानिंग विदाउट कंट्रोल इज यूजलेस. एज अ रिजल्ट बोथ दिस एंड दैट. ओके, बार बार सेम चीज़ लिखी हुई है बट बात सेम ही है. क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भैया बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही है इस रूम में, दैट्स क्वाइट डिस्ट्रैक्टिव. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि भैया प्लानिंग और हमारा कंट्रोलिंग, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फॉर डिफरेंट फीचर्स, जो कि मैंने आपको इनिशियली एक्सप्लेन कर दिया. इट जस्ट रेपिटेशन हो रही है उस चीज़ के बारे में बार बार. Though it is commonly stated that planning is forward looking and controlling is backward looking. ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ आई गेस. जब अपन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग के बारे में बोला जाता है ये फॉरवर्ड लुकिंग है और कंट्रोलिंग के बारे में बोला जाता है बैकवर्ड लुकिंग है. जबकि ऐसा है नहीं, ये पार्शली सही बात है, पार्शली इनकरेक्ट भी है. क्योंकि प्लानिंग में हम आगे भी देखते हैं पीछे भी देखते हैं, कंट्रोलिंग में भी हम आगे भी देखते हैं पीछे भी देखते हैं. तो सही स्टेटमेंट ये होना चाहिए कि बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग लुक्स फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड. ये होना चाहिए सही स्टेटमेंट. तो उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है. बट आई गिव यू टाइम टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. तो ले लो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट, इसका भी एंड देन लास्टली इसका भी. और यहाँ हमारा ये 14th क्वेश्चन भी खत्म होता है. सो नाउ लेट्स मूव टू आवर 15th क्वेश्चन. और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये केस बेस्ड क्वेश्चन है. यस एग्जैक्टली, ये केस बेस्ड क्वेश्चन है. It says a company M Limited is manufacturing mobile phones both for domestic Indian market as well as for export. It has enjoyed a substantial market share and also had a loyal customer following. But lately it has been experiencing problems because its targets have not been met with regard to sales and customer satisfaction. Also, mobile market in India has grown tremendously and new players have come with better technology and pricing. This is causing problems for the company. It is planning to revamp its controlling system and to take other steps necessary to rectify the problems it is facing. First question जो दिखा हुआ है वो है identify the benefits the company will derive from good control system. Okay. समझते हैं पूरे क्वेश्चन को. अच्छा क्वेश्चन है एंड केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए हमेशा तैयार रहना. केस बेस्ड क्वेश्चन में आपको ज़्यादा नहीं लिखना होता है, आपको लिखने के मार्क्स नहीं मिलते, आपको सही आंसर गेस करने के मार्क्स मिलते हैं. तो उसके लिए आपकी कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए. इसलिए मैं चिल्ला के बार बार आपको बोलती हूँ कि जाके पहले अच्छे से वीडियोज़ देखो जो वो डिटेल वाली बनाई हुई है, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो. जो ये बच्चे ये फास्ट मोड पे चलते हैं ना कि हम तो वन शॉट देख लेंगे और हम तो सुपर इंटेलिजेंट हो जाएगा सब कुछ, नहीं होता है वन शॉट से कंप्लीट पूरा. वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आपको इंडिविजुअल वीडियोस देखनी ही पड़ेंगी. ओके, सो इट सेज एक कंपनी है एम लिमिटेड जो कि मोबाइल फोन्स बनाती है डोमेस्टिक इंडियन मार्केट के लिए भी और एक्सपोर्ट के लिए भी. मतलब फॉर से मेरी कंपनी है एम लिमिटेड, मैं इंडिया के लिए भी मोबाइल बनाती हूँ और मैं एक्सपोर्ट करने के लिए भी मोबाइल बनाती हूँ और मेरी कंपनी है इंडिया में. It has enjoyed a substantial market share. मतलब मेरे कस्टमर बहुत ज़्यादा लॉयल है और हमेशा हर बार मुझसे ही मोबाइल खरीदने के लिए आते हैं. But lately it has experiencing problems because its targets have not been met with regard to sales and customer satisfaction. But आहिस्ता थोड़ा सा नेगेटिव होने लगी चीज़ें. मतलब अब कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी नहीं है, डिमांड भी उनकी मेट नहीं हो पाती, सेल्स टारगेट भी नहीं कंप्लीट हो पाते. तो ये चीज़ हो रही है. Also mobile network market in India has grown tremendously. और
हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी आ गए हैं जो कि बहुत बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा मोबाइल थोड़ा सा पिछड़ता जा रहा है। थोड़ा बहुत ना मुझे नोकिया की स्टोरी लग रही है। नोकिया के साथ ऐसा था ना कि एकदम नोकिया की हाइप थी, नोकिया 1100, उसके ऊपर कोई मोबाइल नहीं दिखता था, लेकिन आहिस्ता 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 दूसरे मोबाइल्स ने कैप्चर कर लिया। काइंड ऑफ सैमसंग के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सैमसंग भी एकदम पे बहुत चला था, बट फिर वो हो गया। तो यहाँ ये ऐसी ही कुछ चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। सो दे से कि दिस इज कॉजिंग प्रॉब्लम्स फॉर द कंपनी, ये चीज़ प्रॉब्लम कॉज कर रही है कंपनी के लिए। इट इज़ प्लानिंग टू रिवैम्प इट्स कंट्रोलिंग सिस्टम, ये कंपनी अपनी कंट्रोलिंग सिस्टम को रिवैम्प करने के बारे में सोच रही है और अदर स्टेप्स नेसेसरी टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम्स, और ऐसे स्टेप्स लेना चाह रही है जो कि इनकी प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई कर सके। अब क्वेश्चन जो आपसे पूछा हुआ है वो ये है, आइडेंटिफाई द बेनिफिट्स द कंपनी विल डिराइव फ्रॉम अ गुड कंट्रोल सिस्टम। अगर ये कंपनी जो सोच रही है कि मैं कंट्रोलिंग सिस्टम अच्छा बना लूँ ताकि मेरी जो ये नेगेटिव पॉइंट्स जा रहे हैं वो सारे दूर हो जाएं, तो अगर ये ऐसा कर पाती है, अच्छा कंट्रोल सिस्टम ले आ पाती है, तो क्या क्या बेनिफिट्स इस कंपनी को पहुंचेंगे उस चीज़ से। सी आंसर में ये बोलते हैं बेनिफिट्स ये पहुंचेंगे अचीविंग डिजायर्ड आउटकम, मतलब कंपनी को जो चाहिए, जो उसने सपने देखे हुए वो उसको मिल जाएंगे। ऑपरेशनल प्रिसीजन, मतलब जो ऑपरेशन में उनको चाहिए प्रिसाइजनेस कि हाँ ये ऐसे हो वैसे हो, वो भी हो जाएगा अगर प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट हो गया तो। रिसोर्स यूटिलाइजेशन दैट इज एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, मतलब काइंड ऑफ आपको यहाँ पे ना कुछ नहीं लिखना, कंट्रोलिंग के बेनिफिट्स ही लिखने हैं। अब हम कंट्रोलिंग अच्छे से करते हैं तो क्या होता है, हमारी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होती है रिसोर्सेज की, तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी आ जाएगी। देन बूस्टिंग एम्प्लॉय का मोरल बढ़ेगा। ensuring the proper flow of orders and overall system discipline, मतलब पूरा ऑर्डर में चलेगा पूरा का पूरा सिस्टम और डिसिप्लिन भी रहेंगे एम्प्लॉयज सारे के सारे। improves इंडिविजुअल परफॉर्मेंस थ्रू कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव होगा। देखा आपने सारे के सारे पॉइंट्स वो थे जो हमने इंपॉर्टेंस में भी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, तो इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट नेमिंग देम, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये है, हाउ कैन द कंपनी रिलेट इट्स प्लानिंग विद कंट्रोल इन दिस लाइन ऑफ बिजनेस टू एंश्योर दैट इट प्लान्स आर एक्चुअली इंप्लीमेंटेड एंड टारगेट्स अटेन्ड। फर्स्ट है मतलब बेसिकली दे आर आस्किंग अबाउट द प्रोसेस, ठीक है। तो फर्स्ट उसमें है एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स, आप सबसे पहले स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश करते हो, फिर मेजर करते हो अपनी रियल परफॉर्मेंस, फिर उसके बाद दोनों का कंपैरिजन होता है, फिर डेविएशन का एनालिसिस होता है, डेविएशन में कौन सी वाली डेविएशन को आपको सीरियसली लेना है और उसके ऊपर वर्क करना है वो देखा जाता है, फिर करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं। अब ये सारी की सारी चीज़ मैंने नहीं समझाई है दोबारा से क्योंकि ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ, तो बार बार सेम चीज़ समझाने का सेंस नहीं बनता। थर्ड क्वेश्चन है, गिव द स्टेप्स इन द कंट्रोल प्रोसेस दैट द कंपनी शुड फॉलो टू रिमूव द प्रॉब्लम्स इट इज फेसिंग। आपको स्टेप्स बताने हैं कंट्रोल प्रोसेस के और वो सारे स्टेप्स यही हैं जो अभी आपने पढ़े हैं, मतलब डिटेल में पढ़े हैं, उसी का ही वर्जन है। ओके चलो, Now we have come to the last question of this chapter, that is question number 16, और ये बोलते हैं Mr. Shantanu is a chief manager of a reputed company that manufactures garments. He called the production manager and instructed him to keep a constant and continuous check on all the activities related to his department so that everything goes as per the set plan. He also suggested him to keep a track of the performance of all the employees in the organization so that the targets are achieved efficiently and effectively. दो क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं, फर्स्ट है describe any two features of controlling highlighted in the above situation, और इन्होंने दो फीचर्स दे भी दिए, वाओ। Okay, and second explain any 4 points of importance of controlling. Okay, somewhat similar. चलो क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। ये बोलते हैं मिस्टर शांतनु करके एक चीफ मैनेजर था रेप्यूटेड कंपनी का, ठीक है। क्या करती थी वो कंपनी? गारमेंट्स बनाती थी। ही कॉल द प्रोडक्शन मैनेजर, मिस्टर शांतनु ने प्रोडक्शन मैनेजर को कॉल किया और उनको इंस्ट्रक्ट किया कि सबके ऊपर ना अच्छे से नजर रखो, पूरे डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज पे ना क्लोज नजर बनाए रखो, दूरबीन लेके बैठ जाओ और देखते रहो सारा टाइम क्या कर रहा है कौन इंसान, और देखो कि सब लोग क्या प्लान जो हमने किया था उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। He also suggested him to keep a track of the performance. उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि ट्रैक रखे परफॉर्मेंस पे of all the employees in the organization, एम्प्लॉयज पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ताकि वो काम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली करें, मतलब रिसोर्सेज का मिस यूटिलाइजेशन नहीं करें। अब दो जो चीज़ें पूछी हुई हैं उसमें है डिस्क्राइब एनी 2 फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग, 2 फीचर्स बताने हैं आपको कंट्रोलिंग के, हाईलाइटेड इन द अबव सिचुएशन, ऊपर की सिचुएशन में हाईलाइट करते किए हैं जो,
और सेकंड है 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। दैट्स क्वाइट सिंपल क्वेश्चन, बस केस स्टडी के नाम पे बस ऐसे ही दिया हुआ है, अदरवाइज है बहुत स्ट्रेट अवे क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। 2 फीचर्स की जब बात हुई है कंट्रोलिंग की, तो उसमें इन्होंने दिया है यहाँ पे हिंट में गोल ओरिएंटेड, मतलब जब कोई ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोलिंग अच्छे से करता है तो उसके गोल्स को उसे अचीव करना थोड़ा सा सिंपल हो जाता है, बिकॉज आपका सारा काम गोल को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, और ये सारा काम जब एफिशिएंटली चल रहा है ना तो आपको गोल भी आराम से मिल जाते हैं, इजीली आप अचीव कर पाते हैं। और सेकेंड उन्होंने बोला है कंटिन्यूस एंड परवेसिव, मतलब जो हमारा कंट्रोलिंग है वो हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक साइकिल कंप्लीट होगी तो उसके बाद काम खत्म हो गया, नहीं, दूसरी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो कंट्रोलिंग एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं रुकती है, एंड एट द सेम टाइम वो परवेसिव भी होती है, मतलब हर एक लेवल के लोग को कंट्रोलिंग करनी पड़ती है, हर एक टाइप ऑफ इंडस्ट्री पे करनी पड़ती है, हर एक डिपार्टमेंट को करनी पड़ती है। तो कंट्रोलिंग एक ऐसी चीज़ है जो सबको ही करनी पड़ती है, ठीक है। तो 2 ये हो गए। 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंस के बताऊं तो ये 4 पॉइंट्स आप लिख लो। एक्चुअली सारे मैं पढ़ा चुकी हूँ, तुम स्क्रीनशॉट ही ले लो डायरेक्टली। इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स तो आई गेस अपन ने 2 क्वेश्चन में देख लिए, ठीक है। एंड इसी के साथ होता है हमारा ये चैप्टर खत्म फाइनली। इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम लाएंगे नेक्स्ट चैप्टर के 1 शॉट रिवीजन वीडियो, सो वो जरूर देखना है। कोई भी डाउट है अगर आप लोगों को तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। एंड इसके अलावा अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप उस लिंक पे जाएंगे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, गेट नोट्स फ्रॉम हियर वाले सेक्शन में। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जिस सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ने के लिए बोल रही हूं, कृपया करके उसी सीक्वेंस में पढ़ो। कोई डाउट जा रहा है, पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम जा रही है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ये इसके बारे में बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स अब गूगल पे भी अवेलेबल है। आपको बस कुछ नहीं करना, गूगल पे जाना है, जैसे बाकी चीज़ें सर्च करते हो, बस सर्च करो magnetbrains.com। इवन आज तो मैंने ये भी देखा कि मैंने CS पायल पोपली लिखा तो डायरेक्टली मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट का मेरा वाला जो सेक्शन था वो खुल गया। तो आप वैसे भी एक्सेस कर सकते हो कि डायरेक्टली लिखो CS पायल पोपली और मैग्नेट ब्रेन्स साथ में डाल दो, या नहीं भी डालोगे तो भी वो नीचे कहीं दिख जाएगा, ठीक है। तो magnetbrains.com डाला तुमने, ये वेब पेज खुल गया। वेब पेज खुला तो तुमने क्लासेस देखी, क्लासेस में तुम 12th क्लास पे गए। 12th क्लास पे जब तुम गए तो तुमने देखा कि मेरी 2 तस्वीरें लगी हुई हैं, उसमें तुम्हें देखना है कि तुम्हारे को कौन सा वाला चैप्टर पढ़ना है, बुक 1 का पढ़ना है या बुक 2 का पढ़ना है। अगर तुम बुक 1 चूज करते हो तो तुम्हें ऐसे पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा उसका, और हर चैप्टर में कितने लेक्चर्स बने हुए हैं वो दिख जाएंगे। जैसे ही तुम लेक्चर्स पे वो करोगे, क्लिक करोगे, ऐसे वीडियो खुल जाएगी, तुम आराम से वीडियो देख सकते हो, स्लो मोशन में, फास्ट में, जैसे तुम्हें ठीक लगे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स पता नहीं क्यों फास्ट करके देखते हैं, तो दैट्स योर विश, जैसे मर्जी देखो। एंड इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पे अब सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, सब कुछ अवेलेबल है, सब मिलेगा। तुम नाम बोलो और यहाँ पे मिल जाएगा तुम्हें। सो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।